बॉलीवुड मर रहा है क्योंकि फ्रेश कंटेंट तो आता नहीं है, कुछ चीजें इधर उधर से रीमेक करके चिपका रहे हैं, ओटीटी की वजह से फुटफॉल भी कम हो रहा है। आज अगर कुछ नहीं चल पा रहा है या अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो शायद कहानी सुनाने वाले में थोड़ी सी कमी है। इमरान हाशमी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वैसे जो शाहरुख सर ने कहा था, I'm the last of the stars. I agree with that by the way. आपका बचपन से लेफ्ट हैंड नहीं था, शुरुआत में लाइफ कैसे इफेक्ट करी? मेरे लिए यही नेचुरल है, मैं पैदा ही ऐसे हुआ। आपके अलग अलग फोन्स, अलग अलग जूते, अलग अलग शर्ट्स होती हैं, मेरे अलग अलग हाथ होते हैं। उसमें अंदर काफी जगह है और उसमें मैंने चीजें फिट करवा रखी हैं। We've got an Alexa in it, we've got power bank in it, and we've got Jio का छोटा वाईफाई in it. इनिशियल आपने कॉर्पोरेट जॉब्स की काफी, उस समय क्या मोमेंट आया कि इमीडिएटली यू डिसाइडेड कि यार कुछ और करेंगे कॉर्पोरेट जॉब से हटके? पैसा बहुत था, तसल्ली नहीं थी। फिर जिंदगी में एक कहानी आई, एक मूवी आई जिसका नाम था तमाशा। सब कुछ बदल के रख दिया उसने। मैं हर जगह कहता हूँ कि इस मूवी ने मुझे ये तो नहीं बताया कि मुझे क्या करना है, पर उसने ये तो मुझे बता दिया था कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो तो नहीं करना है। तारे जमीन पर अभी रिसेंटली शदाब आपका हुआ, उसका भी ईयर कंप्लीट हुए। क्या इंसान है आमिर सर तो यार। हमारे इस देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर हम राइटर्स को तभी याद करते हैं जब वो चले जाते हैं। अब बॉलीवुड वापस कर पाएगा या अब ये साउथ ही लीड करेगा? ओह माय गॉड। नमस्कार भाई लोग, आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट वो व्यक्ति हैं जो कि कहानियों को जिंदा कर देते हैं। नाम है लक्ष्य माहेश्वरी, द स्टोरी टेलिंग गाय। एक वक्त था जब लक्ष्य गुड़गांव में कॉर्पोरेट की जॉब कर रहे थे और फाइनेंस में नंबरों के पीछे भागा करते थे, लेकिन आज की डेट में इंडिया में 200 से ज्यादा शो कर चुके हैं और दुनिया को अपना दीवाना बना चुके हैं। और एक रिसर्च एनालिस्ट से लेके स्टोरी टेलर तक का जो इनका सफर है, यही सफर हमको इंस्पायर भी करता है, हमको एंगेज भी करता है, हमको मोटिवेट भी करता है। अगर हम किसी कॉर्पोरेट जॉब में अटके हुए हैं या किसी ऐसी चीज में अटके हैं जो हमारा मन नहीं है, हमें करना पड़ रहा है, उस पिंजरे को तोड़ के कैसे आजाद हो और अपनी पहचान बनाए। हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद कई लोग अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट दोबारा लिख दें। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन की कहानी लिखना चाहता है, अपने इमोशंस को शब्द देना चाहता है, ये पॉडकास्ट उसके लिए। इस पॉडकास्ट में हमने कवर किया है लक्ष्य की जीवन की जर्नी, कैसे लक्ष्य ने शुरुआत की, कैसे लक्ष्य यहाँ तक पहुंचे, वो भी सिंगल हैंडेडली। जी हाँ, लक्ष्य माहेश्वरी का बचपन में एक हाथ था ही नहीं और लोगों ने खूब बुली किया, खूब मजाक बनाया, लेकिन उस कमजोरी को उन्होंने ताकत बनाया और सिंगल हैंडेडली इन्होंने अपने चैनल का नाम भी रखा है और सिंगल हैंडेडली दुनिया को बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जोश और जज्बे के दम पे क्या कर सकता है। स्टोरी टेलिंग का असली फॉर्मूला इस पॉडकास्ट में अपन सीखेंगे। इन्होंने कुछ शोज किए, तारे जमीन पर, लैला मजनू, तमाशा, कैसे इम्तियाज अली से मिले, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, रवि गुप्ता का एक्सपीरियंस, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कहानी सिर्फ वीडियो में, पिक्चर में या किताबों में है, तो लक्ष्य माहेश्वरी आपको एहसास करा देंगे कि कहानी हर जगह पे है, बस सुनने वाला होना चाहिए। और आप भी अपनी लाइफ की कहानी खुद लिख सकते हैं, बस पेन उठा लीजिए, काम हो जाएगा। तो चलते हैं सीधे पॉडकास्ट की तरफ और जानते हैं लक्ष्य की जर्नी को। लक्ष्य भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल भाई। लक्ष्य भाई, सबसे पहले लेट मी कन्फेस, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एक बार रैंडमली स्क्रॉल करते एक रील आपकी इसमें आ गई थी, उसके बाद से मैंने वो 1 रील, 2 रील, 50 रील, 100 रील जितनी उस समय तक डाल रखी थी मैंने सारी देखी। और अब यूट्यूब को पता है कि मैं आपका फैन हूँ, तो हर नई चीज मुझे बताता रहता है। और बहुत सारे लोग हैं जो आपका कंटेंट देखते होंगे, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें करते हैं जो धीरे धीरे बातचीत करी तो मुझे पता पड़ी। तो फॉर द ऑडियंस हु आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या जिन्होंने सिर्फ आपको सॉन्ग्स या बॉलीवुड की बात करते सुना है, उनके लिए बताइए आप और क्या क्या करते हैं इसके अलावा। मैं ये बात आपको एक शब्द में सफाइस कर सकता हूँ, मैं कहानियां करता हूँ। ठीक है। Whatever I do is around stories। या तो मैं कहानियां लिखता हूँ, मेरी किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, 3 पब्लिश्ड हैं, पेंगुइन ने पब्लिश किया है, वहाँ पे मैं कहानियां लिख रहा हूँ। मैं अपने शोज़ करता हूँ जहाँ पर मैं कहानियां सुनाता हूँ। देयर आर 4-5 डिफरेंट शोज़ जो हम करते हैं, परफॉर्म अकेला करता हूँ मैं। एंड इट्स 1.5 hour 2 hour स्टोरी। तो वो एक शो होते हैं, जैसे स्टैंडअप्स होते हैं, बस वैसे स्टोरी टेलिंग के शोज़ होते हैं। उसके अलावा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे कॉन्टेंट, एंड देयर आर couple of other things which we do. It's called fan meets and everything, जिसमें हम बड़े, so we become the bridge between the makers and the audience through fan meets. तो ऐसे करते करते वो भी वही कहानी है। बट ओवरऑल अगर आप देखें, एक बड़ा सा एक पेन डायग्राम है, वेन डायग्राम है, तो बीच में कहानी रहेगी और बाकी इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें। कहानी से जो भी हो सकता है, लिखना, सुनाना, बताना, पहुंचाना, सब काम कर रहे हैं। सर, आपके चैनल का नाम है सिंगल हैंडेडली। वो मेरे को शुरुआत में लगा कि अच्छा क्यों है, होगा कुछ। फिर बाद में जब आपकी स्टोरी मैंने सुनी कि वो आपका बचपन से लेफ्ट हैंड नहीं था, तो उसलिए आपने
चैनल का नाम वो रखा। तो शुरुआत में लाइफ कैसे इफेक्ट करी और उसकी वजह से क्या कुछ डिफरेंटली ट्रीट करते थे आपको उस समय लोग, या व्हाट वाज दैट? मतलब लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि छोटे बच्चों में कोई फिल्टर नहीं होता ना। तो जब आप बचपन में स्कूल में रहते हो तो उनको ऐसा नहीं किसी ने बताया कि ऐसा नहीं कहते या नहीं बोलते एंड एवरीथिंग। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, द चाइल्ड वाज नॉट इजी। बहुत बुली होता था मैं, बहुत रोता था मैं, बहुत परेशान होता था मैं। स्पोकन फेस्ट के भी एक वीडियो में मैंने इस बारे में बात की थी कि बचपन में फिर जब गुस्सा आता था, गुस्सा एक ही जगह निकलता है बच्चे का, माँ बाप पर। तो घर जाकर मैं माँ बाप गुस्सा करता था कि आपकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है, देखो मैं ऐसा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। बातों बातों में मेरी माँ ने एक बात कही थी उस दिन, मुझे याद है, कि बेटा जिन चीज़ों को बदला ना जा सके उन्हें अपना लो, जिंदगी बहुत आसान सी हो जाती है उसके बाद। ऑनेस्टली स्पीकिंग और कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास। अगर बदल सकते नहीं हो तो अपनाना ही पड़ेगा। जिस दिन वो बात समझ में आई तब से सब कुछ अलग है बस। तब से मतलब आप समझिएगा ये बात, किसी का अगर अनफॉर्चुनेटली बीच ज़िंदगी में कुछ एक्सीडेंट हो जाए, हाथ या पैर कट जाए, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसने ज़िंदगी वैसी भी देखी है जब सब कुछ ठीक था और बाद में ये भी देखना पड़ रहा है। मेरे लिए यही नेचुरल है, मैं पैदा ही ऐसे हुआ हूँ, मेरे लिए ऐसे ही होता है, मेरे लिए आप लोग अजीब हो। सो इनिशियली इट वाज सम इश्यूज फॉर श्योर, बट नाउ तो आई एम यूज्ड टू इट। एक मोमेंट आता है फाइनली, या कि इस दिन ऐसा हुआ और मैंने कहा ठीक है आज से है जो है, यू एक्सेप्टेड। सो इज देयर एनी स्टोरी और मोमेंट बिहाइंड इट? यही वाला था, माँ वाला जो माँ ने कहा था। आई थिंक मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में था जब पहली दफ़ा ये आर्टिफिशियल हाथ लगा था। इसके पहले तो हाथ भी नहीं लगाता था मैं। सो जब वो लगवा कर आया था तब माँ लेकर गई थी मुझे मंदिर एंड ऑल ऑफ दैट थिंग हैपेंड। मंदिरों का तो हमारे यहाँ होता ही है ना, हर नए काम के पहले चीज में जरूरी मंदिर जाया जाता है। और उसी के 1-2 दिन बाद जब मैं स्कूल पहुंचा तो बच्चों ने फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया एंड एवरीथिंग। तब मैं बहुत रो रहा था और तब माँ ने मुझसे कहा था। तो आई थिंक उसी दिन का दिन है। फिर मैंने सोच लिया था कि अब जो भी है यही है, तो क्या ही सोचना है, उसी ने दिया है इन अ वे। तो व्हाट इज मोर स्पेशल अबाउट योर कस्टमाइज्ड हैंड? तो बहुत सारे बायोनिक हैंड्स आते हैं मार्केट में, लाइक यू कैन पुट इट एज एन आर्टिफिशियल लिम्ब एंड लोग कहते हैं कि इट कैन डू दिस, वो ऐसे फंक्शन भी कर लेगा, चीज़ें उठा भी लेगा इन्हें। मेरा पॉइंट है वो तो मेरा हाथ कर रहा है ना, तो मैं उस सब के लिए इतनी मेहनत करके नया हाथ क्यों बनवाऊं? रादर आई वुड हैव समथिंग जो ये हाथ या और किसी का हाथ ना कर पाए, आई वुड रादर हैव समथिंग लाइक दैट इन माई हैंड। सो ये वाला तो अब नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो आई हैव गॉट, आपके अलग अलग फ़ोन्स, अलग अलग जूते, अलग अलग शर्ट्स होती हैं, मेरे अलग अलग हाथ होते हैं। सो आई हैव 3-4 डिफरेंट हैंड्स। दिस इज़ द वन आई वेयर यूजुअली फॉर द शोज व्हेन आई एम परफॉर्मिंग। इट्स वेरी लाइट वेटेड। द अदर वन विच इज़ एट होम, इट्स अ बिगर वन। उसमें अंदर काफ़ी जगह है और उसमें मैंने चीज़ें फिट करवा रखी हैं। सो वी गॉट एन अलेक्सा इन इट, वीव गॉट पावर बैंक इन इट, वीव गॉट अ स्पीकर इन इट एंड वीव गॉट जियो का छोटा वाईफाई इन इट। और अंदर सब कुछ कनेक्टेड है और होल्स हैं यहाँ पर जहाँ से म्यूजिक बाहर आता है स्पीकर्स से। सो देयर इज अलेक्सा एंड एवरीथिंग इज इन माय हैंड। अलेक्सा प्ले दिस, शी जस्ट प्लेज एंड द म्यूजिक इज ऑन। तो लाइक दैट। अमेजिंग। मतलब ये होते से एक्सेप्टेंस की बात, जब आज नहीं एक्सेप्ट करा तो बोले इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, बुरी कोई चीज नहीं है, और एक्सेप्ट किया तो बोले इससे अमेजिंग कुछ नहीं। नाउ पीपल आर जेलस कि यार ये क्या सही सिस्टम ले रखा है हमारे पास। तो सोचा जाए तो आप भी देखिए ना, सिर्फ नजरिया ही है ना ये। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बारी एक जीन्स की कंपनी के सेल्समैन ने, एक जीन्स की कंपनी थी, वो लोग छोटे शहर के थे और उन्होंने सोचा कि एमएनसी की तरफ चलते हैं, बड़े शहरों की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने अपने 2 लोगों को बड़े बड़े एमएनसीज में भेजा सर्वे करने के लिए। सर्वे वाले पहुंचे, वापस आए, पहला कहने लगा भाई ये तो बड़ा शहर है, कॉर्पोरेट शहर है, सब लोग नौकरी धंधा करते हैं, सब लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, यहाँ जीन्स कोई नहीं पहनता, हमारा बिजनेस यहाँ नहीं चलेगा। दूसरा बंदा आया, उसने कहा सर ये मल्टीनेशनल मतलब एमएनसी है, ये मेट्रो सिटी, यहाँ सभी लोग नौकरी धंधा करते हैं, सब ट्राउजर्स और पैंट पहनते हैं, यहाँ जीन्स कोई नहीं पहनता, हमारा धंधा यहाँ बहुत चलेगा। खुला मार्केट है, तो ओपन मार्केट है। सिर्फ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है कि आप जैसे देखना चाहते हो उस चीज को, बस वैसा का वैसा है। अब बात करते हैं सर आपके ये जॉब एंड स्टार्टिंग ऑफ योर करियर की। इनिशियल आपने कॉर्पोरेट जॉब्स की काफी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और उस समय क्या मोमेंट आया कि इमीडिएटली यू जस्ट डिसाइडेड कि यार कुछ और करेंगे कॉर्पोरेट जॉब से हटके? मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, मैं सीए हूँ हाथ आधा, आप सीए हैं, आई नो दैट। मैंने PE2 क्लियर किया था एंड फाइनल देने की हिम्मत ही नहीं हुई कभी। जैसे होता है ना कि आदमी इंजीनियर पहले होता है, उसके बाद बाकी काम करता है। अगर आप राजस्थान में पैदा हुए और मारवाड़ी हो तो सीए करना जरूरी है, उसके बाद होगा जो होगा। सीए या लॉयर, 2 ही ऑप्शन भेजे गए थे हमें घर से कि इन दोनों में से चूज कर लो। नेवरदलेस तो ये एक बड़ी
इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि PE2 मेरा क्लियर हुआ था, इंटर्नशिप चल रही थी और फाइनल था एक आध साल बाद, एंड आई जस्ट रैंडमली आस्क्ड अ फ्रेंड, मैंने कहा भाई ये तो खत्म हो जाएगा, कॉलेज कब आता है? कहता नहीं आता, कॉलेज नहीं आता इसमें। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो पाएगा रियली। माई डैड ऑलवेज टू से दैट नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, तो कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने CA छोड़ा एंड डिड माई MBA in finance I finished, and after that I joined in a company called S&P Standard & Poor's जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उसमें I work as an investment banker in गुड़गांव for like 5 years। पैसा बहुत था, तसल्ली नहीं थी, वो नंबरों और कैबिनों में घूम घूम के ना पागल हो गया था मैं। फिर जिंदगी में एक कहानी आई, एक मूवी आई जिसका नाम था तमाशा। सब कुछ बदल के रख दिया उसने। लकीली आई गॉट अ चांस टू थैंक इम्तियाज सर फेस टू फेस फॉर दैट मूवी, बट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। मैं हर जगह कहता हूँ कि इस मूवी ने मुझे ये तो नहीं बताया कि मुझे क्या करना है, पर उसने ये तो मुझे बता दिया था कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो तो नहीं करना है, तो गलत है। लिटरली अगले ही दिन पेपर्स डाले मैंने, 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, छोड़ा, कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। सबसे पहले तो मैं जितनी सेविंग्स वगैरह थी मैं घूमा, पूरा भारत घूमा, ट्रैक से लेकर नीचे केरला तक, इधर कैलकाटा से लेकर गुजरात तक सब घूमा, जितना हो सकता था घूमा, जितना पैसा था उतना घूमा। जब पैसे ख़त्म हो गए तो वापस घर चला गया बैक टू इंदौर। फिर वहाँ पे मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की। सो आई स्टार्ट माई कैफ़ेज़ देयर, मेरे रेस्टोरेंट्स हैं इंदौर में, मॉम डैड चलाते हैं। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टार्टअप्स, फैक्ट्रीज, दिस दैट ब्ला ब्ला। कुछ अगले 8 साल और 10-11 प्रोफेशंस चेंज करने के बाद 2022 के आसपास ज़िंदगी में कहानियाँ आई और तब से कहानियाँ कर रहा हूँ। सर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, मैं कुछ एग्जांपल के साथ पूछूंगा बकायदा। ये कॉर्पोरेट जॉब में स्पेशल क्या होता है? जैसे अभी मैंने लास्ट इसी ट्रिप पे, जो मैं टूर, मुंबई टूर चल रहा है पॉडकास्ट का, मैंने अमीश त्रिपाठी जी से, वो भी पहले कॉर्पोरेट में थे, फिर उन्होंने कहा यार मैं छोड़ के मैं तो कुछ बुक लिखूंगा, बुक लिखी उन्होंने। एक शांतनु गुप्ता जी थे, उन्होंने भी योगी पे बुक लिखी। मृत्युंजय जी थे, आपके दुनिया भर के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो पहले कॉर्पोरेट जॉब में थे, अभी आप भी हैं। तो ये कॉर्पोरेट जॉब ऐसा आदमी को क्या कर देता है कि वहां से निकल के कोई लिखने लग जाता है, कोई कॉमेडी में जाता है, कोई कहानी में जाता है? इतना क्या सताता है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या कर क्या देता है ये ऐसा कि अंदर का आर्टिस्ट जागता है? आई गेट इट, इट्स जस्ट दैट कोई भी ऐसा सोचिए जो बचपन से बड़ा हो रहा है, उसका सपना ये तो नहीं है कि उसे कॉर्पोरेट में जॉब करनी है सबके सपने कुछ ना कुछ अल्तूफे ही होते हैं। किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को फिल्म स्टार बनना है, सभी के सपने तो ऐसे ही होते हैं। हमें रास्ते में धकेल दिया जाता है जिम्मेदारियों के बोझ के तले में, आखिरकार कहीं ना कहीं नौकरी लेनी पड़ती है, कॉर्पोरेट जॉब करनी पड़ती है, पर दिल तो वहाँ नहीं होता ना, दिल तो कहीं और ही होता है। अच्छा, हर इंसान छोड़ भी नहीं पाता। आप देखो, आपने जो नाम लिए हैं 7-8 लोग ही हैं जो छोड़ पाए हैं। उसकी उनके अवज में जो 800-900 लोग हैं जो अभी भी नौकरी कर ही रहे हैं। थाउजेंड्स में, लाख में 8 लाख लोगों में से कोई 800 लोग छोड़ पाते होंगे, 8-9 मुश्किल से। तो इट्स वेरी टफ टू इवन ब्रेक इट आउट ऑफ इट, नो डाउट्स अबाउट दैट। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो लोग जो कर रहे हैं वो खराब है, मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपको तो कॉर्पोरेट भी तो कहानियां ही हैं। देखा जाए तो बिजनेस क्या होता है, कहानियां। कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, सब कहानियां बेचते हैं, कहानियां खरीदते हैं, सिंपल सी बात है। तो वहां पर भी काम तो कहानियों का ही हो रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा बोरिंग काम करवाया जा रहा है बिकॉज आप उस रन ऑफ द मिल जिसे कहते हैं, क्लॉक के एक पुर्जे हैं जो सब चलता है तब जाके काम आगे बढ़ पाता है। बट यार, जैसा आपका सवाल था कि 4-5 साल लगे मुझे भी समझने में कि यहाँ से तो निकलना ही बेहतर है, क्योंकि दिस इज नॉट वेयर आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, आई बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि जो लोग कर रहे हैं वो खराब है। अच्छा, एक बात और अच्छी मैं आपको बताता हूँ, आई डोंट नो जो आपने नाम लिए उन लोगों ने कब छोड़ी इन चीज़ें, पर पहले के 4-5 साल होते हैं, अगर आप छोड़ के निकल लो तो निकल लो। उस जैसे ही 8-9 साल क्रॉस होते हैं तो फिर ना हिम्मत बचती है, ना जिम्मेदारियां अलाउ करती हैं आपको जाकर कुछ और कोशिश करने के लिए। सो तमाशा, एज आई सेड, इट वाज अ वेरी बिग फैक्टर कि जिसने बताया सही समय पर आ गए मेरे लिए वो, कि वो कोशिश कर लो और अब निकल जाओ। हमने जो फैन मीट की तमाशा की, इम्तियाज सर आए थे, वी इनवाइटेड हिम एंड अ लॉट ऑफ फैंस वर देयर। मैंने ऐसे ही सवाल पूछ लिया, कितने लोग हैं जो है नौकरी छोड़कर बैठे हैं तमाशा देख के? 70-80 लोगों के हाथ खड़े हुए, सिर्फ तमाशा देखकर नौकरी छोड़कर आज वो कुछ और कर रहे हैं। उसी समय इम्तियाज सर ने माइक छीना और मुझसे कहा कि 1 मिनट में आप सब लोगों को एक बात कह दूं, जितने भी लोग ये कह रहे हैं वो तमाशा देखकर नौकरी छोड़कर आए हैं, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती रिक्वेस्ट है दैट प्लीज बी सक्सेसफुल इन लाइफ।
वरना इट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल टू बी सेट फॉर पीपल आउट देयर. सो फॉर दो ऑल दोज पीपल जो कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, जस्ट बी सक्सेसफुल. मेरे हिसाब से सेकंड ऐसी मूवी है जो जॉब जिसको आदमी को अपना पैशन याद आ रहा है. इससे पहले बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं सक्सेसफुल लोग जो पॉडकास्ट में अपनी स्टोरीज में कह रहे हैं कि यार मैं भी कहीं जॉब में था, ये 3 इडियट आई मेरे पास. तो कईयों को 3 इडियट ने छुड़वाया है कि भाई पैशन के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे भागो. और कईयों फिर सेकंड जो फेज में जिसने उस फेज मिस किया था, सेकंड फेज में तमाशा आई है. आई होप कोई और डायरेक्टर कोई एक मूवी 2000 हर साल एक न एक मूवी ऐसी आती रहे जो कुछ लोगों को इंस्पायर करती रहे. पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए. हर 5 साल में एक मूवी आए जो इंस्पायर करे कि भाई चल मैं हूं तेरे साथ, तू चल तो सही. और कुल मिलाकर सर कॉर्पोरेट में एक चीज और मैंने भी आपकी बातों से नोटिस किया कि कॉर्पोरेट में आदमी जो क्रिएटिव आदमी होता है जिसके अंदर कुछ है कहने को, वो कॉर्पोरेट ये रियलाइज कराता है क्या नहीं कर रहा है वो तो एकदम पता कि यार फाइल तो नहीं बनानी थी यार, ये एक्सेल के लिए थोड़ी बैठा हूँ यार, ये पीपीटी थोड़ी करूंगा यार ये मीटिंग थोड़ी खेलूंगा यार. तो समझ में बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया कि सभी के अंदर कुछ है कहने को. वो एक्चुअली सभी के अंदर है. मतलब बस एक्सप्रेशन. एलन वॉट्स करके एक बहुत अच्छे ब्रिटिश फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बात कही थी दैट द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ, very big statement to make, the only purpose of life is to learn that one skill of how to express yourself. खुद की बात को कहने का स्किल अगर आप सीख लो, बस यही पर्पस है आपकी जिंदगी का. आपके लिए शब्द हैं, मेरे लिए शब्द हैं, कुछ लोगों के लिए पेंटिंग होती है, कुछ के लिए म्यूजिक होता है, कुछ के लिए कुछ और होता है. जो लोग वहां नौकरी कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, उन सबके लिए भी कोई ना कोई तरीका है खुद को एक्सप्रेस करने का. जस्ट दैट वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए, पा नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए. एक बार अगर उन्हें वो मिल गया तो वो दिखेंगे नहीं आपको उन फाइलों के बीच में, वो भागकर अपना एक्सप्रेशन में लग चुके होंगे. और सर्टेन लोग के लिए हो सकता है वो नंबर ही एक्सप्रेशन हो. कोई स्टार्टअप फाउंडर पैशनेट है, उसके लिए तो नंबर ही है कि यार नंबर वैल्यूएशन में तो उसकी भी जो उसका वो पैशन है. और जो एक्सप्रेशन वाली बात है, आदमी रिलेशनशिप में भी भाई आदमी चाहे अपने वाइफ से हो या मदर से हो या बच्चों से हो, वो एक्सप्रेस करना ही सीख जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. वो नहीं सीख रहा तभी तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो रखी. सर अब बात करते हैं आपकी स्टोरी टेलिंग के बारे में. एक आसान शब्दों में बात करूं, स्टोरी टेलिंग क्या होती है, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन, या एक आम आदमी समझना चाहे क्या बोलेंगे इसको? इट्स द ओल्डेस्ट प्रोफेशन देयर इज. मतलब ऐसा कोई भी नहीं है इस पूरी दुनिया में जो स्टोरी टेलर नहीं है. मतलब आप भी अपने 4 दोस्तों में, 4 कजिन्स भाई बहनों में, माँ बाप के साथ बैठ के कुछ ना कुछ तो, अरे याद है, पता है आपको उस दिन क्या हुआ था, उस दिन वो ऐसा हुआ था, फिर ऐसे करके ऐसा हो गया था. यू आर अ स्टोरी टेलर इन योरसेल्फ. आप भी तो कहानियां ही सुना रहे हो. आप समझो हमारी सिविलाइजेशन एज ए ह्यूमैनिटी हम क्यों आगे आ पाए हैं बाकी अदर स्पीशीज से, बिकॉज ऑफ स्टोरीज. जो आज 80 साल में एक शख्स ने सीख लिया मरने से पहले, वो सब अपनी अगली जनरेशन को कहानियों के जरिए बताकर चला गया कि ये गलतियां तुम मत करना. उसीलिए हम उसके आगे से शुरू किए. बढ़ते 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 आज हम ये टेक्नोलॉजी पे आ चुके हैं. दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरीज. सो कहानीकार तो हम सब हैं ही. देयर इज वन डिफरेंस आई वुड रादर पुट as a professional storyteller who does this as a profession on stage for thousands of people, और जो लोग घर में बैठ के कहानियां सुना रहे हैं. डिफरेंस सिर्फ एक शब्द का है, दैट इज विजुअलाइजेशन. एक कहानीकार जब स्टेज पे खड़ा होता है और वो 1000 लोगों को अपनी कहानी कुछ सुना रहा है, तो उसकी कहानी सुनकर उन लोगों के दिमाग में एक इमेज अपने आप बनना शुरू हो जाती है, विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं. अगर वो विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं, देन यू आर अ स्टोरी टेलर. बिकॉज ये वाला जो सेक्शन में कर रहा हूँ, जो वाला सेक्शन जो मैं ये सवाल पूछा और जो आगे पूछने वाला हूँ कि अपने ऑडियंस में कोई एक पोटेंशियल स्टोरी टेलर है, कोई कॉर्पोरेट में बैठा है और सुन रहा है कि यार कहानियां तो मैं भी अच्छे से सुनाता हूँ, मैं भी जब लंच टाइम में कुछ कहता हूँ तो लोग रुक के सुनते हैं, तो यार क्या मैं भी इस तरफ निकल जाऊँ? तो उसके लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी मास्टर क्लास चल रही है, तो आप अकॉर्डिंगली जवाब देना. एक की पब्लिक स्पीकिंग या स्टोरी टेलिंग में कोई कोर डिफरेंस है या ये आपस में रिलेटेड ही है? I think related तो है ही, but as I said, I think the answer is the visualization only. Okay. Like public speaking तो आप समझे नेता भी करते हैं, आकर वो भी भाषण देकर जाते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, पर वो आपको पिक्चर नहीं दिखा रहा, वो आपके दिमाग में इमेजिनेशंस नहीं. जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो अपने आप जो किताब में लिखा है सामने चल रहा होता है ना. स्टोरी टेलर का वो काम है. Public speaking is the same thing, communicating your expressions, communicating your what you want to say to the people. Storyteller creates the visuals in front of you. आपके साथ अगर वो कह रहा है कि एक हाथी था और एक ऊंट था और दोनों चलकर रेगिस्तान में जा रहे हैं, तो आपने रेगिस्तान देख लिया है, ऊंट देख लिया है, हाथी भी देख लिया है. भले रेगिस्तान में हाथी क्या करेगा नहीं सोच रहे हो आप, उसने दिखा दिया तो आपने देख लिया. That's what a storyteller does. तो इसी में एक चीज मैं आपसे, तो जब अपने 2 जस्ट अभी कही, आज की रील की जनरेशन है, आदमी को 15 सेकंड में कुछ समझ नहीं आया वो आगे जाता है. आपके शोज में लोग 2-2 घंटे स्पेल बाउंड फोन वोन स्विच ऑफ करके बस आपको बैठे रहते हैं, कहानियों में खोए रहते हैं, और उसके बाद जब आप कहते हैं, जब ओवर करते हैं, और
2 घंटे हो गए, कहानी हो गई, पता ही नहीं चला। मतलब अगर आप चाहते तो उन्हें 4 घंटे 6 घंटे भी बिठा सकते थे, जिसको ऑडियंस या नेटफ्लिक्स या बड़े बड़े बजट लगा के भी आदमी कह रहा है कि यार ये हमारा सीरियल भी 2 मिनट के बाद छोड़ के चला जाता है। बिल्कुल यार ये क्या सत्य। करे? तो इसको सीक्रेट सॉस की आप ये अटेंशन इतने लोगों के एक साथ ग्रैब कर लेते हो। आई एम श्योर कुछ तो होगा, पर मुझे भी नहीं पता वो क्या है, वो बस हो जाता है। कई दफ़ा मोस्टली वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग फॉर शोज़, तो मैं 2-2 शोज़ बैक टू बैक रखता हूँ अलग अलग। तो एक शो खत्म किया, 15 मिनट का ब्रेक होता है, दूसरा शो आता है, तो लोग कई दफ़ा पहला शो छोड़ देखने के बाद फिर दूसरे में भी बैठ जाते हैं, तो वो 4.5 घंटे सुन के गए मुझे शुरुआत से एंड तक। मैं खुद सोचता हूँ कि कैसे बैठ सकते हो, मैं नहीं बैठ पाऊँ किसी के लिए 4.5 घंटे सुनने के लिए, और लोग मेरे लिए बैठ पा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑडियंस एंड फॉर दैट। पर कमिंग टू योर क्वेश्चन, कैसे हो पाता है ये तो मुझे नहीं पता। ये तो आप जब चाहते हैं परफॉर्म करने के लिए, आप कुछ बिजनेस के बारे में किसी को कुछ बताते हैं और वो सुनकर सच में उसके बिजनेस में कुछ हेल्प हो गई और उसने अपना टर्नओवर अगले 2 साल 5 साल में ट्रबल 5 गुना 10 गुना कर लिया, वो आपकी बात सुनकर, वो आपको पूछे कि सर सिर्फ आपकी वजह से हुआ था। एक नया शख्स आकर आप पूछे बताइए आपने ऐसा क्या बोला कि उसके पास वो हो गया, आपके पास आंसर होगा क्या? नहीं पता ना कि क्या लग गया उसे, क्या लग गया, क्या पता। अच्छा, मैंने तो 10 बात बोली थी और 1000 आदमियों को बोली थी, 1000 में से किन 10 के कौन सी बात लगी और क्या कर गई, क्या पता। क्या पता। तो हम तो बस कोशिशें करते हैं कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हम आप तक पहुंचा सकें और लोग वो सुनकर खुश हो जाते हैं। सर एक चीज और थी, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, पॉडकास्ट में भी इसको रखते हैं कि ये दास्तान गोई जो एक वो है चीज, मैंने क्योंकि एक शो इसका भी अटेंड किया, क्या इज इट ऑल्सो स्टोरी टेलिंग? क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वो सफेद कपड़े पहन के, वो टोपी लगा के एक जगह बैठ के वो करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है चीज? ये मुगलों के समय से चला आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग हियर इन दिस, बट दास्ता गो होते थे जो दास्ता गोई किया करते थे, जो लोग सुनाते हैं उन्हें दास्ता गो कहते हैं। वो लोग बैठकर किसी की दास्तां, आज इसकी दास्तां आज उसकी दास्तां पूरा सुनाया करते थे। दैट्स हाउ दरबार में बादशाह के सामने बुलाया जाता था और वो इसलिए नीचे ऐसे शांति से बैठकर उन्हें सुनाते थे। फिर धीरे धीरे आर्ट फॉर्म बिकेम समथिंग रियली इंटरेस्टिंग और फिर उनके शोज होने लगे। और दास्तां गोई इंडिया में भी बहुत फेमस है ही बिकॉज मुगल्स यहाँ पर भी थे, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द रीजन आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ वन दास्तां गो। एक अंकित चड्ढा नाम के एक शख्स थे, दास्तां गो थे वो भी। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, he died couple of years ago in an accident, very young, he was 32 at that time when he died. जब मैं जिंदगी में असमंजस में था कि करना क्या है, कम से कम ये तो बता दो कि करना क्या है जिंदगी में, कि कम उस तरफ चल पड़ूं मैं, वही नहीं मिल रहा कि करना क्या है। तब इस शख्स का एक वीडियो कहीं देखा था मैंने, दास्तां गोई कर रहे थे, कहानी सुना रहे थे, मेरी उंगली उठ गई थी, मुझे ये करना है जो ये शख्स कर रहा है जिंदगी में। सो फॉर मी दास्तां गोई इज दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट मैन आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ही वाज अ दास्तां गो। उस समय वो कबीर की दास्तान सुना रहे थे, कबीर की पूरी कहानी सुना रहे थे। बेहद खूबसूरत शख्स हैं, अगर आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया तो सजेस्ट टू यू एंड टू एवरीबडी वाचिंग दिस पॉडकास्ट। अंकित चड्ढा नाम है उनका। अंकित चड्ढा, आपको 2-4 ही वीडियोस हैं उनके यूट्यूब पे, फिर ही was no more after that। पर उन 4 वीडियोस में से किसी भी वीडियो का आप 4 मिनट देख लो, शख्स से अगर प्यार ना हो जाए ना, मुझे मुड़वा लूंगा मैं। सर मैं अभी देख रहा हूँ, आप अपना पॉडकास्ट खत्म होते ही मैं चालू करता हूँ देखना। अच्छा सर, आपकी, अच्छा मैंने जो लास्ट दास्तान गोई सुनी थी, एक ही सुनी है मैंने, वो राज कपूर साहब पे थी। अरे कौन सुना रहा था? दानिश था जयपुर में ही तो, हाँ दानिश जी थे। वो राज कपूर पे थी। मैंने कहा भाई साहब मतलब उस समय मुझे राज कपूर जी से प्यार वगैरह बहुत चीजें किया तो यार, अब उनको तो ऊपर ऊपर से पता है, नीचे नीचे बहुत सारी चीजें थी करने को। अमेजिंग। दानिश हुसैन सर, हिमांशु बाजपेयी, ये जो 2-3 दास्तां गोज हैं, बहुत सारे हैं पर ये दोनों तीनों तो मेरे फेवरेट हैं। इन सभी लोगों के मैं शोज अटेंड कर चुका हूँ। बहुत सीखते हो आप, जैसे मेरा एक तरीका सुनाने का है, सबका अलग अलग तरीका होता है अपना सुनाने का, तो इन लोगों के तरीके माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। सर आपकी कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो आपको याद हो, आपने इतने शोज कर लिए, कोई ऐसी कि बस ऐसी हुई कि बस याद ही रह गई? 2-3 है rather, come to think of it. So a lot of fan meets which I've did, they were all very memorable. I got to meet Imtiaz sir, I got to meet Amir Khan, I got to meet so many people. Ranjana, Anand Dil Rai, Dhanush से मिला मैं सारी फैन मीट्स के थ्रू। देयर वाज वेरी प्रेशियस मोमेंट्स क्योंकि उनको उन्हीं की पिक्चरें मैंने उनके सामने परफॉर्म किए। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। पर ऐसे अगर बताऊं परफॉर्मेंसेस में, तो 2 परफॉर्मेंसेस स्टैंड आउट। नंबर 1 इन दुबई, आई वाज परफॉर्मिंग इन दुबई अ शो अबाउट सूफी सेंट्स एंड सूफियाना इश्क। दुबई टूरिज्म के कुछ लोग बैठे हुए थे, एंड द मोमेंट द शो फिनिश्ड दे केम अप टू मी एंड दे वर लाइक कि वी वांट यू टू कम टू दुबई अगेन एंड अगेन, वी वांट टू गिव यू द गोल्डन वीजा ऑफ दुबई। सो राइट देयर एंड देन, जस्ट आफ्टर वाचिंग द शो, दे गिव समथिंग लाइक दैट। दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट। लाइक you got a visa as a golden visa for an artist so that you can come to the country again and again. It's a very big
मेरे लिए था कम से कम उस यानी समय। बड़े सिलेक्टेड लोगों को देते हैं वो भी। बहुत मुश्किल से, एंड आई वाज वेरी टच्ड बाय दैट। द अदर वाज प्रिसाइसली 1 ईयर अगो, आज से ठीक 1 साल पहले देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था। मैं देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहा था। लैला मजनू की कहानी सुना रहा था मैं, और लैला मजनू के मेकर साजिद सर, अविनाश तिवारी, ये सब लोग ऑडियंस में, प्रीति अली मैम सब बैठे हुए थे। 800,000 लोग थे। मैंने कहानी सुनाना शुरू ही किया था, आधे पौने घंटे का सेट था मेरा। सारा हाउस फुल है, एक सीट खाली नहीं है एक्सेप्ट फ्रंट रो की सबसे बीचों बीच की एक चेयर। खटकती है ना आपको कि सब भरा हुआ है, एक बीचों बीच आगे की चेयर खाली पड़ी है, ये कौन है, ये कहाँ गया, है कौन जो मतलब आया नहीं है। सही बात है। तो 2-4 मिनट हुए होंगे, मैंने सेट किया पूरा कि शो किस बारे में है, क्या कहानी है, और कहानी सुनाना बस शुरू ही किया था मैंने कि लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आई। लगा है मैंने तो ऐसा कोई पंच भी नहीं मारा, आप चिल्ला क्यों रहे हो। इतने में साइड में देखा तो इम्तियाज़ अली चले आ रहे थे, वो चेयर उनके लिए थी। इम्तियाज़ अली आए और आकर उस चेयर पे बैठ गए और मुझे ऐसे देख रहे। The first time I felt shivers on stage, वरना stage is like home, stage is my comfort zone। तब पैर कांपा था मेरा। वो आधा घंटा परफॉर्म करने के बाद जब इम्तियाज सर ने खड़े होकर ताली बजाई थी, that moment I will never forget in my life। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, अभी आपके सोलो शोज हुए, ये जो सोलो शो भी काफी करते रहते हैं आप, अभी क्यूरेटेड शो किया आपने जो बता रहे थे। अभी जो ऑडियंस जो नहीं जानता है, आप जाके देखिएगा, सर ने जो शोज किए सब इंटरेस्टिंग है, क्यूरेटेड वाले। एक एक करके उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तमाशा, क्योंकि वो कितनी स्पेशल चीज होगी आप सोचो। मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है गूज़बम्प्स कि भाई इस मूवी के चक्कर में मैंने जॉब छोड़ी थी, और अब इस मूवी के बाद मैं उस मुकाम तक पहुंच गया हूं कि इस मूवी का डायरेक्टर ही आके बैठ गया है, और इस मूवी के जितने भी फैंस हैं 70-80 वो लोग भी जो इसके चक्कर में छोड़िए, हमारी पूरी कम्युनिटी बन गई है, और आप उस शो को होस्ट कर रहे हो। तो हाउ वाज द एनवायरनमेंट, और वो ना वाइब क्या थी उस जगह की, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और इम्तियाज अली से मिलके पर्सनली कैसा आपको लगा? आई थिंक उसके लिए तो पहले मैं आपको देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल लेकर चलता हूँ। जब वो शो खत्म हुआ उसके बाद हम लोग जब होटल वापस जा रहे थे तो इम्तियाज सर के साथ लकीली मैं कैब में था, मतलब उस कार में था जब जा रहे थे। तो जब ऑर्गेनाइजर वाज देयर, इम्तियाज सर, ड्राइवर एंड मी, जस्ट द 4 of us। बातों में मैंने बताया दैट तमाशा इज सच अ बिग इम्पैक्ट फॉर मी, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं सर। एंड सडनली मैंने तभी चेक किया कि 27 नवंबर वो तमाशा रिलीज डेट। फोन रखा, मैंने कहा सर 27 नवंबर को 9 साल पूरे हो जाएंगे तमाशा के, वी शुड डू समथिंग, व्हाई नॉट कॉल ऑल द फैंस टुगेदर एंड हैव समथिंग लाइक दैट। डन, आई विल बी देयर। 27 नवंबर, 8 दिन बचे थे, हम गए, सेटअप किया। 2 दिन में आई थिंक 400 पीपल signed up for it, bought the tickets, they were there। Imtiaz sir came, oh my god, that man is a Sufi saint in himself। मतलब किसी को साधु कहना अजीब लगता है आज के ज़माने में कम से कम, पर इम्तियाज़ अली हैं, ही इज़ वन सूफी मैन। इतने खूबसूरत शख्स हैं वो। अगर एपिसोड आपने पूरा नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देखना। 2-3 छोटे-छोटे ऐसे किस्से हुए हैं बीच में कि जैसे एक तमाशा में कैरेक्टर का नाम है वेदवर्धन साहनी। तो उन्होंने बताया कि असल में उनका एक दोस्त था वेदवर्धन नाम का, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, गिटारिस्ट बनना चाहता था, पर घर वालों और जिम्मेदारी के कारण बन नहीं पाया। लंदन चला गया और वहीं अब नौकरी करता रहा। एंड अनफॉर्चुनेटली ही couldn't pursue what he wanted to do। very sad life he was living। he wanted to make sure कि कोई और वेदवर्धन ऐसा ना हो। ये कहानी उन्होंने उस दिन बताई। तो कैसे उनकी एक कहानी हमें छू गई, उनके लिए भी वो कहानी किसी और से आई थी, किसी और की असल जिंदगी से निकल कर वहां पहुंची थी, और वहां से अब यहाँ पहुंची, और शायद अब मुझसे कहीं और लोगों तक पहुंच रही है। अब देख रहे हैं क्या चेंज चली आ रही है। सो दैट डे वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। देयर इज वन एक्स्ट्रा फैक्टर कि कितने खूबसूरत शख्स हैं इम्तियाज सर यार। हाँ प्लीज, बिहाइंड द सीन मैं देखना चाह रहा हूँ। भी वीडियो सबने देखी है और इसके बाद लूप पे देखेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ। ये तो खैर ऊपर का ही है स्टेज का, पर बहुत अच्छा मोमेंट था। आई थिंक इट डिडंट मेक द कट ऑफ द वीडियो, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दिस। बट ऊपर आ गए वो स्टेज पे, कहानी सवाल जवाब शुरू हुए, और ऑडियंस में से किसी ने सवाल पूछा। जैसे ही उन्होंने सवाल पूछना किया, इम्तियाज ने इसको रोक दिया, कहते हैं 1 मिनट, हाँ आप कुछ पूछें, इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी कहिए। I'm talking about इम्तियाज अली, ऑलराइट, यू नो हु इम्तियाज अली इज। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी सर कहिए। क्या है ना, मैं सीधे शूटिंग ख़त्म करके सीधे ही आ गया हूँ, और थोड़ा लेट भी हो रहा था, कार में एसी भी बहुत तेज़ था, इतनी एसी की मुझे आदत भी नहीं है, तो इफ़ यू गाइज डोंट माइंड कैन आई जस्ट यूज़ द वॉशरूम एंड कम। चाहिए सर,
दैट ह्यूमिलिटी, दैट हम्बलनेस की वो कहकर ये भी जा सकता था कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में. व्हाट अ मैन ही इज यार. इम्तियाज सर से स्टेज पे भी मैंने कहा था कि सर आई थिंक आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू, और आई कंप्लीटली अग्री कि उस जगह में बैठे हुए कम से कम 10 लोगों को और ये फील हुआ है. आप उनसे मिलो, उनसे 10 मिनट बात करो, यू स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विथ हिम. सच एन अमेजिंग मैन. कहते हैं सूदिंग पर्सनैलिटी, इसको कहते हैं सोल पर्सनैलिटी, कि भाई ऐसा ऐसा ही आदमी होना चाहिए था और कैसा आदमी होना चाहिए था. सेकेंड इज सेम थिंग इज गोस फॉर रांझना की तरफ. रांझना में यू ऑल्सो डिड द सेम थिंग. उसका एक्सपीरियंस क्या रहा ओवरऑल? सो रांझना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डिड अ वीडियो. मैंने रांझना की कहानी 7 स्टेजेस के जरिए सुनाई एक छोटे से वीडियो में. दैट वीडियो वेंट रियली वेल, बहुत लोगों ने देखा. मैं मिला ज़िशान अयूब से दुबई में. ज़िशान अयूब जो रांझना में मुरारी प्ले कर रहा है. मुरारी, हर आदमी की जिंदगी में एक ना एक मुरारी है, और नहीं है तो वो ढूंढ रहा है कि यार मुरारी मिल जाए. भाई साहब, जोया मिले ना मिले, मुरारी चाहिए. हाँ, मतलब जिंदगी में जोया ना मिले, मुरारी चाहिए. मुरारी चाहिए. वैसा एक दोस्त तो सभी को चाहिए. तो वो एक शो में आए थे दुबई वाले में अपने मॉम के साथ. तो उन्होंने शो देखा, हम बाद में डिनर कर रहे थे. तो उन्होंने बताया, ग्रुप खोल के दिखाया जो उनकी रांझना का ग्रुप है, आनंद सर एंड एवरीबडी, कह रहे हैं उसमें तुम्हारा वीडियो चल रहा है, एवरीबडी इज वॉचिंग द वीडियो. तो मैं सोचकर ही खुश हो गया कि मेरा वीडियो उन तक पहुंच गया है जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाया था. सो वन थिंग लेड टू अनदर, एंड आनंद सर को बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो, एंड वी रीच्ड आउट कि क्या हम कुछ कर सकते हैं. तो दे वर हैविंग रांझना की स्क्रीनिंग कि एक बारी फिर से सबको दिखाना चाह रहे थे री रिलीज होने से पहले. तो स्क्रीनिंग में आई गॉट टू चांस कि हम सब ऑर्गेनाइज करके वी परफॉर्मिंग द सेट फॉर देम. धनुष भी थे वहाँ पर, सभी लोग थे, आनंद सर, इरशाद कामिल थे. आई एम सच अ हार्डकोर इरशाद कामिल फैन. तो वहाँ पर जब उनको एक अलग वर्जन रांझना का मैंने सुनाया, मजा ही आ गया. एंड आनंद सर, माय गॉड, एवरी क्रिएटिव पर्सन, आई डोंट नो इफ आई माइट बी रॉन्ग हियर, एवरी क्रिएटिव पर्सन इज सच अ गुड हार्टेड पर्सन. ये ना ज़्यादा लोगों से मिलकर ही समझ में आ रहा है. जितनी ज़्यादा आप में क्रिएटिविटी है उतना ही ज़्यादा आप दिल के अच्छे हैं. इम्तियाज सर चेक, आनंद एल राय सर चेक. ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं आपको, ये सब बहुत क्रिएटिव लोग हैं. इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि दिल से जो साफ होता है उसी से क्रिएटिविटी बहुत खूबसूरत बहती है. ये कह सकते हैं बात. तारे जमीन पर अभी रिसेंटली शदा पे आपका हुआ, उसका भी ईयर कंप्लीट हुए. उस पर से क्या एक्सपीरियंस रहा आपका आमिर खान वगैरह सर से मिलके? क्या इंसान है आमिर सर तो यार. तारे ज़मीं पे, एक तो आप भी हाँ. कितनी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी मूवी है वो भारत की जनता के लिए, और सालों से है और शायद आने वाले कितने सालों तक रहेगी भी. इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस. व्हेन वी रीच्ड आउट कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं और तारे ज़मीं पे की फ़ैन मीट करते हैं, विल कॉल एवरीबडी. एंड आमिर सर को कुछ लिंक्स वगैरह भेजे थे कि ये करते हैं हम. तो हमने तमाशा का लिंक भेजा था, एंड सब हाँ हो गया. जिस दिन हम शो था मिलने गए तो पीछे हम ग्रीन रूम में मैं आमिर सर से मिला. आमिर सर वाज लाइक, लक्ष्य तुम्हारा वीडियो देखा मैंने तमाशा वाला, 3 मिनट देखा मैंने वीडियो सिर्फ, मैंने कह दिया था मुझे करना है. लाइक क्या कह रहे हो सर. एंड द एंटायर थिंग हैपेंड, एंड इट्स अ वेरी इमोशनल मूवी, वेरी इमोशनल स्टोरी इन इटसेल्फ. तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था, आमिर सर, शंकर सर, विपिन शर्मा जी जो पापा बनते हैं, वो सब बैठकर रो रहे थे. दैट मोमेंट आई नेवर फॉरगेट फ्रॉम माई लाइफ, कि जिनकी कहानी देखकर मैं रोया, आज उनकी कहानी मैं अपने वर्जन में सुना रहा हूँ और वो लोग रो रहे थे नीचे बैठकर. ऊपर आए जब हम बाद में इन सबको ऊपर बुलाते हैं तो स्टेज बहुत बड़ा था, तो हमने चेयर्स वगैरह थोड़ी पीछे रखी हुई थी, ऑडियंस से दूर हो रहा था. आमिर बोलते छोड़ ना, आजा नीचे बैठेंगे. वो स्टेज पे मेरे साथ वहाँ पर नीचे बैठ गए, ऐसे पैर नीचे रख कर आराम से. कौन करता है यार, अब सोच कर देखो, ही इज आमिर खान. Like he could have tantrums and a lot of other things and so much, but such down to earth personality, इतने good hearted इंसान है वो. Again, creativity वहीं से निकल के आती है. सर 2 लोग अभी जो अभी बहुत फेमस भी रहे, और वो क्रिएटिविटी तो ऑब्वियसली क्रिएटिव है, एकदम डिफरेंट जोन में लोग दुनिया उनको जानती है. आपके शोज में थे, रवि गुप्ता से एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एकदम रवि गुप्ता जी एकदम अलग, वो अलग टाइप के संत आदमी. और मैंने बहुत मस्ती की रवि भाई के साथ. मैं आपको 2 चीज़ें रवि भाई के बारे में ज़रूर बताता हूँ. एक कि रवि भाई जो आपको स्टेज पे दिखते हैं, असल ज़िंदगी में एग्जैक्टली वैसे ही हैं. इतना रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है, वो आदमी ही वैसा है, इतना ही मज़ेदार है, फ़नी है और बातें ही ऐसे करता है वो. तो एक्चुअली इज़ अ वेरी फनी मैन. हाँ नहीं, वो एक्चुअली क्या, वो कैरेक्टर नहीं छोड़ते रहे भाई. मैंने एक चीज़ देखी एक्चुअली, हमारे भी अभी कॉर्पोरेट शो हुआ था, हमारा भी इवेंट करते हैं, क्वार्टरली इवेंट करते हैं जिसमें हमारे बिजनेसमैन को बुलाते हैं, रेजिडेंशियल चीज़ करते हैं, तो एक एंटरटेनमेंट के लिए करते. तो रवि भाई आए थे, तो एक होता ना कि आर्टिस्ट है, फ़ोन पे बात तो नॉर्मल तरीके से करेगा, मिलेंगे तो नॉर्मल रहेगा, रूम में नॉर्मल रहेगा, वो स्टेज पर जाके फिर वो अवतार में आएगा, फिर स्टेज से उतरते ही फिर वो नॉर्मल हो जाएगा. वो कहीं लगा ही नहीं भाई.
वो रूम में मिले तो भाई ये तो अभी सेट ही चल रहा है, रूम से आ रहे हैं तो सेट चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब ये जो आदमी, अच्छा उस समय बता रहा हूँ रवि भाई उस टाइम वायरल नहीं थे, हाँ मतलब उस टाइम वायरल नहीं थे। देखो होता ना कि वायरल होने के बाद ये हो गया साहब, वो ऐसे ही थे। और जब ऐसे लोगों से आप मिलते हो ना तो आपको ऐसा लगता है अरे ये आज कुछ भी है पता नहीं, पर ये आगे जाके कुछ धूम मचाने वाला है। और शायद उसके मतलब 1 या 2 साल बाद उनका वो कल की चिंता नहीं करता वाली आ चीज गया था। वायरल हुई, उसके बाद से ही इज एवरीवेयर। तो मैंने कहा दिस पर्सन डिजर्व्स। But definitely, I just saw a story of his today. आज ही उन्होंने कुछ डाला है, वो अपना गुड़गांव में कर रहे हैं अगले हफ्ते शो। उनका जिंदगी का 1000th शो है। सिर्फ ये बात आप हजम करने की कोशिश करो, 1000वां शो है। हर दिन भी एक शो किया हो तो भी 3 साल लगता है 3 साल कम से कम। तो सोचो कब से कर रहे होंगे तो सब कुछ। टेक्निकली अच्छा हम कहें रवि गुप्ता जी वायरल हो गए, फेमस हो गए, वो 6 महीने साल भर पुरानी बात है, साल भर में उन्होंने 100 कर लिए होंगे, 200। वो वायरल होने से पहले 800 100 शो कर चुका था, तब जाके तुमने उसको 801 वे में नोटिस किया है। तो ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना कि हमने 10 शो कर लिए, कुछ होता ही नहीं है, हम छोड़ दे गया, हमारा तो कुछ मतलब ही नहीं, हमने तो 10 वीडियो डाली थी, 11वीं चल नहीं रही, बंद कर देते। ये उनके लिए 800 के बाद बंदा दिखा है। आप ऐसा समझ लो, कुछ लोग हैं जो 10 15 20 के बाद थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी कर लेते हैं, कुछ हैं जो 800 के बाद रवि गुप्ता बन जाते हैं। तो जितना ज्यादा समय लग रहा है उतने बड़े आप आर्टिस्ट बनेंगे। इनफैक्ट जाकिर खान का भी ऐसे ही है, वो भी कब से परफॉर्म कर रहे थे, अब जाके चीजें निकली है सामने। बहुत ज्यादा। रवि भाई के बारे में मुझे एक बहुत बहुत अच्छी लगती है, उनके कई शोज मैंने अटेंड किए, स्पेसिफिकली लैला मजनू आल्सो, वेयर ही इज अ हार्डकोर लैला मजनू फैन हिमसेल्फ। Okay. मतलब उन्हें बहुत पसंद है वो पिक्चर। तो ही सेड कि भाई जब भी आप ये कर रहे हो सब छोड़ देना, मैं तो आ रहा हूँ। एंड ही केम एंड ही वाज सो काइंड दैट ही डिड दैट। देयर इज वन थिंग व्हिच आई लव, उनका शो आप अटेंड कर लो, 2 दिन तक खुमारी ऐसी रहती है कि आप वैसी बातें करने लगते हो कि मैं जब शो पहली बारी देख के निकला तो मैं अपने दोस्तों से बातें ही ऐसे कर रहा था। वो कुछ कहते तो मैं जवाब में ऐसा कुछ कह देता था, जैसे वो कह रहे थे मैं बातें ही वैसे करने लग गया था अननोइंगली। इतना चार्म, इतना इफेक्ट होता है उनका स्टेज पे। सो रवि गुप्ता इज लाइक अ बिग बिग फैन ऑफ रवि। And one more thing, recently you did stage the share with हर्ष गुजराल, हमारा बिक्की कौशल। खुशते से सबसे पहले उन्होंने कहा आमिर सर सस्ता विकी कौशल। हाँ सस्ता विकी कौशल। हर्ष भाई तो यार बहुत फनी इंसान है, वो भी बहुत ज्यादा। स्टेज पे वो जितना क्राउड को समझते हैं और क्राउड के साथ इंटरेक्ट करते हुए मस्तियां करते हैं, हार्डली कोई कॉमिक इंडिया मैच करता है। हर्ष गुजराल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। ऐसी बेस्ट क्राउड वर्क उनसे अच्छा कोई नहीं करता। क्राउड वर्क में वो इंस्टेंटली जो उठा के जो बोलते हैं, उतना अच्छा क्राउड वर्क मैंने किसी का नहीं देखा। और अच्छा कई लोग होते हैं आपको कुछ कह देंगे, आप शायद बुरा मान जाओगे, हर्ष गुजराल को कुछ पावर है, ये कुछ कहेगा, ये कुछ भी कह देगा, सामने लगता नहीं बुरा नहीं मान रहा, मजा आ रहा है तो थोड़ा और क्या। क्योंकि मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है वो मजाक उड़ा के खुद भी हंस देते हैं ना। हाँ बल्कि ऑडियंस से ज्यादा वो हंसते हैं। तो अच्छा audience को मजा आ अब आते जाता हैं है। फाइनली आपके YouTube चैनल, जिसकी वजह से मैं आपसे मिला जी। उस पे सर आपके जो सॉन्ग नरेशन आइडियाज स्टोरी टेलिंग है कि भाई ये सॉन्ग के पीछे की कहानी, ये सॉन्ग के पीछे की कहानी। तो पहली बात तो सॉन्ग इतना इंटरेस्टिंग था, अब जब उसके पीछे की कहानी पता चल गई है तो वो मतलब अब उसको भूल नहीं सकते, वो लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहने वाला है। तो ये इसकी रिसर्च कैसे करते हैं आप, इतना डीप में कैसे जाता है? मतलब मैं सच बताऊं तो इट इज नो रॉकेट साइंस, मोस्टली सभी कुछ अवेलेबल है। आप थोड़ा सा अंदर घुसेंगे आपको सब मिल जाएगा कि बेसिकली वो गाना किसने बनाया था, म्यूजिक डायरेक्टर किसने लिखा था। दही जमालो टाइप जो एक था। हाँ। अब हम तो उसको दही जमालो कर रहे थे बचपन से, 15-20 साल से दही जमालो कर रहा था, वो निकला ही जमालो, हो जमा लो, हो जमालो, हो जमा लो। तो ऐसी ही कहानी, अब जैसे ही मुझे वो पता चला कि दही नहीं है वो, तो दिमाग में आया कि क्या होगा। व्हेन आई वेंट एंड फाउंड, पहले ही सर्च में गूगल में मिल दिया हो जमा लो। अब हो जमा लो से पता चला तो ये जमालो का मतलब क्या होता है, अंदर गए तो पता चला एक नाम है, नाम था एक कैदी का। अब कैदी का नाम से सर्च किया तो आपको स्टोरी थोड़ी बहुत मिल गई। फिर आप गए, आपने कुछ किताबें ढूंढी सिंध के ऊपर, सिंध की उन किताबों में उन किस्से का जिक्र मिल गया, एक आधो वीडियोस यूट्यूब पे इसके बारे में मिल गए, सब आपने कंपाइल किया, एक रिसर्च रेडी हो गई एंड जस्ट अपने कम शब्दों में आपने उसे सामने प्रस्तुत कर दिया। सो रिसर्च वाइज दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज मी एंड आस्क मी कि आप तो क्या रिसर्च कितनी, कुछ नहीं है। मतलब हाँ, इट टेक्स सम एफर्ट पर इट्स वेरी इजी। गो आउट देयर, यू विल एक्चुअली फाइंड इट। उस टॉपिक पे 2 किताबें आप पढ़ोगे आपको सब पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक शो है मेरा गुलजार साहब पर, मैं गुलजार साहब की पूरी जिंदगी पे एक शो सुनाता हूँ, उनके बचपन से लेकर कैसे वो पार्टीशन में उधर से इधर आए थे और सब कुछ जो आज तक रहा है। बहुत खतरनाक जिंदगी रही गुलजार साहब की। और हमारे इस देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर हम राइटर्स को तभी याद करते हैं जब वो चले जाते हैं, तभी उनकी वैल्यू की जाती है, जो गलत है, जो बदलना चाहिए। मतलब गुलजार साहब इज 91 92 राइट नाउ।
पूरा बचपन है हमारा गुलजार साहब। आप सोचो तो, लकड़ी की काठी से लेकर आज भी लिख रहे हैं वो सारे के सारे गाने, हम सब उन्हीं में पले बड़े हुए हैं। वो शख्स हमारे बीच आज है, लेट्स सेलिब्रेट हिम एज मच एज वी कैन राइट नाउ। सो दैट्स वेयर आई, वो वेट करते हैं, अच्छा राज कपूर सब चले गए, अब सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। अभी हैं गुलजार साहब, अभी सेलिब्रेट करो ना उन्हें। तो गुलजार साहब के बारे में जब मैंने पता करने की कोशिश की, 4 किताबें हैं, 4 किताबें मतलब गुलजार साहब की लिखी तो बहुत सारी हैं, पर उन पर लिखी गई बहुत कम किताबें हैं। तो उन पर लिखी एक मेघना मैम, उनकी बेटी जो है, उन्होंने लिखी है, ऐसी 4 किताबें ली मैंने, चारों किताबें पढ़ी, सब पता है मुझे गुलजार साहब के बारे में। तो एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, इट्स ऑल आउट देयर, मेक एन एफर्ट, गो आउट देयर एंड फाइंड इट, सब मिल जाता है। कहते हैं ना, बात ढूंढने से खुदा मिल ढूंढने जाता से है। खुदा मिलता है। पर एक एफर्ट की बात होती है ना, कि इस डायरेक्शन में सोच, जैसे दही जमालो पे नाच रहे हैं, कोई सोच नहीं रहा ना कि हई जमालो है, दही जमालो है, कर रहा क्या है इसका। आदित्य चोपड़ा ने जो रब ने बना दी जोड़ी में येलो का यूज किया, अब वो टेक्निकली जब आपने बताया तो अब लग रहा है तो ऑब्वियस है, हाँ यार तो सब जगह यही तो था। पर वो जब देख रहा था मैं, तो मुझे पता नहीं था। इतनी बार गाना भी देख लिया, 5-10 बार मूवी भी देख ली, वो पता ही नहीं था। अब इसमें आपने कैसे सोचा कि यार ये इस बात पे रिसर्च करी जाए या पता लगाया जाए, आता कहाँ से है ये? सेम जो आपको ये हुआ ना सर, अब एक दफ़ा आप चीज़ों को अगर उस नज़रों से देखने लग जाते हो, जैसे आई लव टू बी अ फिल्म मेकर समडे, कभी आगे ना पीछे खुदा ना खास्ता मैं पिक्चर ज़रूर बनाना चाहूँगा, दैट्स द अल्टीमेट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट। सो एक दफ़ा वो आपके अंदर आता है तो आप चीज़ों को देख भी उस नज़रिए से लेते हो कि यार देख यहाँ पे कैमरा ना ऐसे आया है, वहाँ पे देख वो वाला दिख रहा है क्योंकि उन्होंने रखा होगा वहाँ दिखाने के लिए। व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग दैट स्मॉल डिटेल्स, तब जब रब ने बना दी जोड़ी में देख रहा था, इतना येलो दिखा हर जगह, देन आई वेंट बैक अगेन एंड सॉ द एंटायर मूवी फ्रॉम स्क्रैच। तो येलो का रेलेवेंस, येलो एज अ थ्रेड चला आ रहा है, वो पूरी कहानी येलो के इर्द गिर्द चल रही है। तो जब ये बात मुझे मिली तो मैंने शब्दों में कह दी। जैसे कहा ना कि हम लोगों के जाने के बाद याद करते हैं, राज कपूर जी की बात कर रहे हैं। अभी एक रील थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि तुमको इरफान की बातें इसलिए आ रही है, इरफान है नहीं। करेक्ट। जब इरफान खान था तब तो कौन किसने उसको बड़े बजट की मूवी ऑफर कर दी थी, कौन उसको अच्छी प्राइस दे रहा था, कौन उसको क्रिएटिव दे रहा था? उस समय तो तुम उसको साइड में काम में ले रहे थे, अब वो चला गया तो सब महान हो रखे हैं, सब ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो ये तो एक कल्चरल इशू तो है। सत्य है, और वो बदलना जरूरी है, और वो बदल सिर्फ तब पाएगा व्हेन यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दैट आर्टिस्ट व्हाइल ही इज अराउंड। लाइक लेट्स स्टार्ट विद गुलजार साहब फॉर एग्जांपल, ही इज 92 यार, मतलब हमारी कहते ही हैं एज 100 साल की होती है, तो अगर 100 भी माने तो 7-8 साल हैं अभी कम से कम वो हमारे साथ, तो 8 साल जब तक वो हैं, लेट्स सेलिब्रेट हिम। जावेद साहब कितना कुछ दिया है, सलीम जावेद के, वो अपने डॉक्यूमेंट्री अगर देखी हो, एंग्री यंग मैन, देखा मैंने, अमेजिंग, क्या खूबसूरत, कितना काम किया है उन्होंने, और इतना कंटिन्यूस काम किया है उन्होंने। लेट्स सेलिब्रेट दीज आर्टिस्ट हु वी स्टिल हैव अराउंड। धर्मेंद्र है, अमिताभ बच्चन है, जितेंद्र जी हैं। अब ये जाने के बाद बात याद करेंगे, कोई शो कर देंगे, कोई गाना डेडिकेट कर देंगे, सामने नहीं देखिए करेंगे। 2025 चल रहा है अभी यार, इसी आपके चलो इसी बहाने में आप लोगों को कह दे रहा हूँ, अभी 2025 चल रहा है, अभी 1975 में शोले आई थी। शोले आइकॉनिक है, शोले ने माइलस्टोन रखा है इंडियन सिनेमा का। आज जितने लोग बॉम्बे में पिक्चरों में काम कर रहे हैं, डजंट मैटर एक्टिंग कर रहे हैं या टेक्निकल काम कर रहे हैं, 100 में से 80 लोग आज वो कर रहे हैं क्योंकि शोले, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप ने या उन्होंने शोले देखी है, जिसके कारण आज वो लोग ये काम कर पा रहे हैं। तो शोले का 50 साल पूरा हुआ है इस साल, 50 years दे आर सेलिब्रेटिंग। जैसे फैन मीट्स हमने बाकी सब की, लेट्स हैव अ फैन मीट ऑफ शोले, लेट्स गेट एवरीबॉडी टुगेदर और रखो एक स्टेडियम में। I'll be there, फर्स्ट रो में आपको बैठा हुआ मिल जाऊंगा। I would so love that, रमेश सर, अगर आप ये सुन पा रहे हैं कभी, तो प्लीज लेट्स हैव अ फैन मीट ऑफ शोले, स्टेडियम बुक करो, 10-20 हजार लोग आएंगे शोले की फैन मीट में, अमित जी, धर्म पाजी, हेमा मैम, सभी को बुलाते हैं, सारे आर्टिस्ट को, एंड लेट्स जस्ट सेलिब्रेट द ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी इट वाज शोले। 50 साल सेलिब्रेट करो। सर वो जो अपन ने एग्री यंग मैन की बात कर रहे हैं, एग्री यंग मैन में ये था कि भाई शोले मूवी चली थी, कितने डिस्ट्रीब्यूटर के घर बन गए थे। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर कई जो लोग अभी बॉम्बे में बैठ के अच्छा स्टूडियो चला रहे हैं, वो शोले की वजह से बने थे। और बने उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी मूवियां और दी, वो नहीं होती तो वो ही नहीं रहते, फिर मूवियां नहीं आती। तो वो माइलस्टोन है, फाउंडेशन है, जिस पे बाकी सब खड़ा है, तो भैया सेलिब्रेट करना बनता है। और 50 साल, इट्स सच अ बिग माइलस्टोन। अब सर बॉलीवुड पे बात करते हैं, जो भी बातचीत चल रही है सब चीजों पे। पहली सबसे पहली बात, एक जो बात आ रही है बार बार, बॉलीवुड मर रहा है, बॉलीवुड इज डाइंग, क्योंकि फ्रेश कंटेंट तो आता नहीं है, वो चीजें इधर उधर से रीमेक करके चिपका रहे हैं, और ओटीटी की वजह से फुटफॉल भी कम हो रहा है। तो अब तो ज्यादा नहीं, 2-5-10 साल की कहानी है ये। इस थ्योरी पे आपको क्या लगता है? उल्टा है। आप समझो, आप बॉलीवुड को बिजनेस से आंक रहे हो। बॉलीवुड इज नॉट बिजनेस। मतलब ऐसा देखा जाए तो बॉलीवुड तो कोई कंपनी का नाम नहीं है ना, बॉलीवुड तो एक कम्युनिटी है। वो सारे लोग हैं जो स्टोरी टेलर्स हैं, जो कहानियां सुनाते हैं, बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं पर्दों पे। वो तो कभी बंद नहीं होने वाला।
आप बात समझिए, कहानियां सुनाना तो कोई बंद नहीं होगा ना, दैट्स द ओल्डेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस। ये टेक्नोलॉजी जब रिकॉर्ड करके डालने की नहीं आई थी, दिखाने की नहीं आई थी, उसके पहले भी लोग कहानियां तो सुनाते ही थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, तमाशा कंपनीज होती थी, तमाशा कंपनी, सर्कस होते थे, नाटक किया करते थे लोग, प्लेज हुआ करते थे, सब कुछ होता था। वो टेक्नोलॉजी आ गई, इसलिए अब हम बॉलीवुड के जरिए वो कहानियां ज्यादा लोगों को दिखा पा रहे हैं। कहानियां सुनाना तो कभी बंद नहीं होगी, ये तो फैक्ट है। आज अगर कुछ नहीं चल पा रहा है या अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो शायद कहानी सुनाने वाले में थोड़ी सी कमी है, या वो सही नर्व्स नहीं पकड़ पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और बेहतर नहीं कर सकता ना। आज भी आप देखो तो 100 में से अगर 80 पिक्चरें नहीं चली हैं, पर 20 में से बच्चे में जो 5 लोगों को इतना इम्पैक्ट कर गई हैं, 12th फेल फॉर एग्जाम्पल, थी खूबसूरत कहानी, न जाने आने वाले कितने लोगों को प्रेरणा देती रहेगी कितने सालों तक, टू कीप ऑन एट इट, रीस्टार्ट एंड नेवर गिव अप, राइट। वो सब 12th फेल देगी हमें। तो कहानियां सुनाना तो कभी बंद नहीं होगा, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ बॉलीवुड। आप सोचकर देखो 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, एक आध साल आया होगा जब कुछ चीजें ज्यादा चली नहीं होंगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा कहानियां। शाहरुख खान जी ने कहा था कि आई एम द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार, अब तो कहाँ आएंगे सुपरस्टार, और अभी दिख भी रहा है। जैसे ना वीरदास सेट के देखो भाई, जो अभी आज तुम स्टार्स कह रहे हो ना, खान्स, अमिताभ बच्चन, ये आज 60-65 में ऑडियंस खींच रहे हैं, ये 40 में उस लेवल पे आ गए थे। 35-40 में भी शाहरुख खान था और इसके नाम पे लोग भागते थे। अभी जो बाकी 35-40 में आ गए हैं लोग, उनमें से कौन सा एक है जिसके नाम पे तुम भाग के सिनेमा और जा रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं बचेगा, तो अब नहीं भी हो रहा। एक आदमी के लिए ऑप्शन भी खुल गए शायद, पहले ले दे के मेरे पास एक एंटरटेनमेंट था मूवी, अब मेरे पास तो मॉल भी है, मेरे पास तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, फिर मेरे पास तो OTT भी है, फिर मेरे पास तो और स्टोरी टेलर है, मतलब 10 चीजें और खुल गई है मूवी के अलावा। तो अब ये जो नए सुपरस्टार नहीं, सुपरस्टार्स नहीं आएंगे, एक्टर्स होंगे, एक्टिंग होगी, मूवी अच्छी होगी, चलेगी। स्टार पावर वाली जो गेम है वो नहीं रहेगा या कम हो जाएगा। कितना फैक्ट लगता है उसमें? वैसे जो शाहरुख सर ने कहा था, जैसे आपने बात शुरू की थी, that he said it somewhere that I think I'm last of the stars. Yeah. I agree with that, by the way. Shahrukh sir is the last of the stars. That man is something else altogether. But what he's saying is not completely true, I would say, because as I said, it keeps on every 10-20 years somebody else will come. और एक आदि आता है वो। जैसे मैं आपको शुरुआत से ले चलता हूँ, सबसे पहले चलिए राजेश खन्ना पे। उनसे बड़ा स्टार तो उस समय कोई भी नहीं था। 16 सुपरहिट फिल्में बैक टू बैक, लोगों ने उनकी कार की धूलों से शादी की हुई थी यार, इट वाज सच अ बिग मैन। उसके पहले आप देवानंद ले सकते हैं, तो देवानंद, राजेश खन्ना, फिर शाहरुख है। अब आप कह रहे हैं कि अभी कोई नहीं है, पर मुझे एक बात बता दो, कोई भी पिक्चर रणबीर कपूर की लग जाए, देखने जाओगे ना, सो रणबीर कपूर इज एग्जैक्टली स्टैंडिंग ऑन दैट platform right now that after 2 or 3 movies he'll have the same stature as Shah Rukh had when he was 40 probably. So Ranbir Kapoor is that. Probably after 20-30 years somebody else will come जो रणबीर जितना ही बेहतर होगा। और हमें, again don't mind me saying that people, but I don't want to be offensive, पर हमें जैसे भगवान के ऊपर कोई ना कोई भगवान चाहिए होता है ना, खुद को सौंप देने के लिए, खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर देने के लिए, कि अब तो आपका ही सहारा है, तिनके का सहारा पकड़कर आप रख लेते हो। वैसे इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, आप किसी न किसी को पकड़ लेते हो। लोगों ने कुछ सालों पहले शाहरुख को पकड़ लिया था, अब रिसेंटली रणवीर को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही आने वाले टाइम में किसी और को पकड़ लेंगे। एंड सेम हैपेंस इन क्रिकेट। पहले सुनील गावस्कर के फैन थे, इन जैसा कोई नहीं है, फिर सचिन आया, बोले यार इनसे जैसा कोई नहीं है, अब आ गया कोहली, इनके जैसा कोई नहीं है, और अब कोई, अभी शुभमन गिल, कोई ना कोई तो आ जाएगा कोई ना कोई तो। ग्रेट। बॉलीवुड इज डाइंग, या उसकी मूवी नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, सेम टाइम पे इसलिए कि साउथ इज अमेजिंग कमबैक। मतलब सब मैंने मलयालम मूवीज जब डिस्कवर की, अरे भाई साहब, गॉड क्या लोग हैं यार ये, भाई साहब कुछ तो और है मलयालम। पूरे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से 10-10 साल आ गए हैं उनकी, हर एक पिक्चर, हर एक अलग है। मतलब वो अगर आपने चालू कर ली अगर मूवी, मैं जैसे कई बार होता ना, खाना खाते खाते 10-15 मिनट देख लेते हैं और ऐसे कर लेंगे, 15 मिनट देख ली, उसके बाद तुम छोड़ के दिखाओ, तो हम ना असाइनमेंट, मीटिंग, क्लाइंट सब छोड़, भाई मीटिंग आगे बढ़ा दे, असाइनमेंट कल करेंगे, इसको कैंसिल कर दे, अभी मैं पहले ये देखूंगा यार ये क्या कर रहा है ये। छोटी सी कहानी, अच्छा 4-5 कैरेक्टर, 2-3 लोकेशन, और आप बंदे बैठे हो 2-2.5 घंटे, और मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो अरे। तो ये मलयालम जिस तरह से आ रहा है, या तेलुगु में आपके अल्लू अर्जुन जी
प्रभास बाहुबली लेके आपके एस राजामौली जी, या इधर से अभी तमिल में 1000 करोड़ की कूली की बात हो रही है। तो अब ये जो पूरा सेक्शन था जो अब तक काइंड ऑफ नहीं ध्यान दे रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था, कॉलीवुड है कर्नाटक में चल रहा है, तमिल है उसमें चल रहा है, अब ये सब पैन इंडिया चल रहा है। तो वो बॉलीवुड पे है कि भैया तुम्हारा पहले कंपटीशन नहीं था, अच्छा बुरा जो दिया हमने देख लिया, अब तो भैया हमको आदत लग गई। अगर हमको किसी ने बाहुबली दिखा दी तो यार हमको अब कोई दूसरी मूवी कैसे समझ में आएगी? सही बात है। तो इसका इम्पैक्ट है कि ये साउथ इंडियन डायरेक्टर कहाँ छुपे हुए थे आज तक, और ये अब आ गए हैं, तो क्या लगता है कि इनके हाथ होते हुए अब बॉलीवुड वापस कर पाएगा, या अब ये साउथ ही लीड करेगा इंडिया को? It's about the word is exhilarating. So जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं, कोई पिक्चर हम देखते हैं, ये घर पे या थिएटर में बैठे होते हैं, सो पिक्चर आपको अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ख़त्म होते होते आपके अंदर कुछ इमोशंस जागे हैं, एक एक्सिलरेशन की फीलिंग आई है, एक एक्साइटमेंट, एक डोपामिन जिसे कहते हैं वो आया है। वो जिस कहानी में आएगा लोग उसको चलाएंगे ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। बॉलीवुड या बॉम्बे में बनी हुई कहानियों में वो उतना नहीं आ रहा जो हॉलीवुड की मूवीज में, सॉरी टॉलीवुड की या साउथ इंडियन मूवीज में आ रहा है, तो वो चल रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप आरआरआर देखो, आरआरआर देख के 4 जगह गूज़बम्प्स और हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ एक सीन आ जाता कि अरे भाई क्या कर दिया ये। एंड देव क्रैक्ड इट इन सच अ वे कि उन्हें पता है टेंशन नहीं बचा है अब लोगों का, सो कीप ऑन गिविंग देम मोर एंड मोर एंड मोर, बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, एंड आपको लगता है अब उससे ज्यादा क्या ही होगा, और फिर क्लाइमैक्स में और बड़ा आ जाता है कुछ। तो उन्हें पता है ये बात। अब वही का वही आप टेम्पलेट यहाँ पर फॉलो करना शुरू कर देंगे, हमें यहाँ पे भी वो रिजल्ट शायद मिलना शुरू कर दें। और वो टेम्पलेट फॉलो हो गया ना, जैसे कि ये जो जवान अभी हिट हुई शाहरुख खान जी को, वो भी मिला, तो वो तो एटलीस्ट ने कह रहा है कि भाई ठीक है, डायरेक्टर साउथ का लिया, म्यूजिक साउथ का लिया, हीरोइन साउथ की लिया, ठीक है, हीरो तो हमारा है ही, हम कर लेंगे सब मिला जुला। जैसे वॉर 2 आ रही है, दैट्स जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक साथ में है उसमें, तो अब वो तो। और अभी रामायण तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, रावण साउथ से है, राम जी यहाँ से, सीता फिर वहां से, म्यूजिक कोई ऐसे कोई पूरा बैलेंस में। तो आप कहाँ चले गए, रहमान साहब, हैंस जिमर और रहमान मिलकर म्यूजिक दे रहे हैं उस रामायण का। ओह माय गॉड, मतलब एक एक आर्टिस्ट अपने आप में काफी था, ये दोनों मिलके क्या कर देंगे। वैसे एक तो कि इंडिया बड़ा प्रोजेक्ट कर सकता है, और दूसरा जो इंडिया की माइथोलॉजी स्टोरियां छुप गई थी कहीं जाके, वो बाहर निकल के आएगी। अभी बहुत जरूरी है। हमारी कहानियां कितनी हैं आप सोचो, मतलब आपका हिस्ट्री, आपका इतिहास अगर 1000, 2000, 3000 साल का है, तो हम तो 10-15 हजार साल पहले भी थे ही। बहुत कुछ है कहानियों में हमारे पास, और इतना भरा पड़ा है, बस ढंग से अभी तक प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला। तो शायद ये दिस मूवी विल बी द स्टार्ट ऑफ इट ऑल। याद है आपको 2000 के आसपास जब दिल से आ रही थी, तब आई सॉ दिस हाइप द लास्ट टाइम कि सब एक साथ आ रहे हैं, मणि रत्नम, गुलजार, शाहरुख, AR रहमान, ये सब मिलकर एक पिक्चर में आ रहे हैं और वो बना रहे हैं दिल से। वैसे ही बहुत समय बाद फिर मेरे को इसमें देखने को मिला है कि रणबीर एंड यश एंड AR रहमान, हांस जिमर, सब मिलकर एक साथ आ रहे हैं। दैट VFX स्टूडियो जो फाइनली नमित मल्होत्रा, जिन्होंने बाकी सब बड़े बड़े मूवीज का VFX किया है, ही इज गोना बी डूइंग द VFX फॉर दिस मूवी एज वेल। This will be a milestone for sure, I promise. This will be a big shift in the और इससे मैथोलॉजी उठ रही है। जैसे देखा जाए तो अपन देखें, ये जो बाहुबली की कहानी है, ये वो पुरानी राजा महाराजाओं की कहानी थी। फिर उसके बाद अभी आपकी जो ये चली RRR में, वो अंग्रेज वाला अपन ने उठाया। कंटारा इज अ रीजनल कहानी, वही माइथोलॉजी रिलेटेड। अभी राइट नाउ शायद 70 करोड़ पार कर लिया नरसिम्हा मूवी एनिमेटेड, और वो होमा बेले तो कह रहा है कि भाई अभी 9-10 मूवी लाइन से 2037 तक का कैलेंडर फिक्स है। 24 अवतार हैं टोटल विष्णु जी के, जो कुछ बाहर भी हैं, कुछ नहीं भी बताए, और सारे अवतारों में बनाऊंगा। हाँ, 8-9 मूवी आ रही है पूरी 2037 तक का कैलेंडर। फिर अभी ये रामायण आ रहा है, तो लग रहा है धीरे धीरे जो माइथोलॉजी और वो सारी चीजें वापस उठ रही। रांझना री रिलीज हो रही है, और री रिलीज हो रही है तो मैंने कहा एक्साइटेड वाली बात है। बोले नहीं, एंडिंग चेंज हो गई। अरे मैंने कहा यार फिर क्या देखने चले गए भाई। तुम्हें ना पूरा, हम जिस एंड के लिए जा रहे थे, हम 90% मूवी देखेंगे, मजे लेंगे, लेकिन वो लास्ट मोनोलॉग के लिए तो जा रहे हैं कि यार वही बदल दिया तुमने, क्या कर दिया। इस पे आपका व्यू कि भी ये जो AI कर रहा है सर, आज AI ने एक एंडिंग बदली है, कल को AI बोलेगा यार मैं ऊपर वाला, मैं स्टार्टिंग भी बदल देता हूँ, मैं मिड भी बदल देता हूँ, मैं कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ, मैं कैरेक्टर मार देता हूँ, मैं कहानी नहीं दे देता हूँ। फिर क्या करेंगे यार? कहानी आप फ्रेश बना रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जिस्टिंग जिसकी एक स्टोरी टेलर, एक कहानीकार की कहानी थी, वो कहानी उसने प्रेजेंट की है, ही इज नॉट हैप्पी विद इट। आनंद सर इज नॉट हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग, पर प्रोडक्शन हाउस इज लाइक नहीं, वी हैव टू चेंज इट, वी हैव टू मेक इट अ हैप्पी एंडिंग।
इट्स preposterous. You can't do that. It's like writing, आपने किताब लिखी और आपने बोला आखिरी के 2 पेज मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो पेंगुइन आया या जो भी पब्लिकेशन आया उसने कहा नहीं मुझे नहीं, तो 2 पेज आपने फाड़े और अपने 2 पेज लगा दिए. That doesn't make any sense. उसने किताब लिखी उस हिसाब से लिखी है, उस हिसाब से ही प्रेजेंट होनी चाहिए. एंड आप भी ने भी एग्जैक्टली यही बात कही ना सर कि सोल ही मूवी की वो आखिरी 10 मिनट है. वो जब मोनोलॉग आता है और कुंदन मरता है तब तो आप वो टीस लेकर जाते हो, वही जिंदा रह गया तो बचा क्या कहानी में. इमरान हाशमी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो हर मूवी में लास्ट में जब वो चला जाता है तभी तो लगता है यार वो एक टीस लेके बाहर निकलते हैं ना, क्योंकि अच्छा वो उसका मैसेज भी क्लियर कि मैं वो बैड कैरेक्टर ही प्ले करता हूँ तो एंड में होना ठीक है, लेकिन अगर वो हर बार वो बैड चीज़ भी कर दे और लास्ट में हैप्पी एंडिंग भी कर दे तो आधी मूवियाँ खत्म हो जाए. प्लस उसका जो आया है द वर्जन वेयर कुंदन मरने की बजाय आंख खोलकर जिंदा हो गया, वो देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा, मन भी नहीं है देखने का मेरा. वेरी बैड. मतलब मैंने तो सिर्फ वो रील्स देखी हैं जिसमें वो एंडिंग वाला पार्ट उन्होंने दिखाया है. इट्स नॉट इवन डन नाइसली. मतलब वो दिख रहा है कि आर्टिफिशियली बिना एक्सप्रेशन के कुंदन ने आंख खोली और लोग ऐसे ऐसे खुश हो रहे हैं. इट्स वेरी बैड. इट्स वेरी बैड. The whole point of doing that I could not understand. और सबसे मेन चीज मुझे ये लगता है कि भाई चलो ठीक है तुमने करना था जो कर लिया, तुम परमिशन लेके करो कि आनंद जी ऐसा सोच रहे हैं, आनंद जी बोलते हैं हाँ यार ठीक है कर लो ऐसा, या पूरी टीम बोलती है हाँ कर लो. अगर तुम एंडिंग कर रहे हो तो एक्स नहीं कर पसंद आ रही, तुम वाई हैप्पी एंडिंग चाहते हो तो दिस कुड बी डन, ऐसे कर दे भाई. तुम बंदे की हेल्प नहीं ले रहे हो तो फिर इट्स नॉट. बहुत बहुत खराब बात है. और सर अगर एआई इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो इसमें 2-3 प्रोफेशन जो मुझे दिख रहे हैं कि सीधे सीधे इम्पैक्ट होते हैं. अपने वॉइस आर्टिस्ट एंड सिंगर, मिमिक्री आर्टिस्ट है, वो कह रहा है मैं आर्टिस्ट कर रहा हूँ, वो एआई को तुम बोलोगे यार ये कैरेक्टर है ऐसी वॉइस देनी है, वो तो कर देगा. तो फिर हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट की जो ओरिजिनलिटी थी वो किधर इधर. नॉट जस्ट मिमिक्री और नॉर्मल वॉइस ओवर, और इन पे भी अगर आप आए तो मैंने मेरे 2 मिनट का सैंपल उस पर डाल दिया है और अब मुझे भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना होता, वो मेरी आवाज में पूरा का पूरा मुझसे बेहतर करके दे देता है. सो व्हाट्स द पॉइंट फॉर me to go through the hard work? So yes, that's gonna happen. Not just singers and voice artists, music directors and composers also. Suno.ai करके एक वेबसाइट है, आपको पता है इसके बारे में? प्लीज जाकर आप सबसे पहले ट्राई करना. आप लिखो द राहुल मलोडिया पॉडकास्ट का गाना चाहिए. गाना थोड़ा पैपी हॉप हिप हॉप टाइप का होना चाहिए, लिरिक्स अपने हिसाब से लिख लो, मेक इट फन. एंटर. 1.5 मिनट में आपको 2 गाने बना कर दे देगा वो, मिक्स मास्टर्ड लिरिक्स के साथ गा के लिखे हुए परफेक्ट गाने. पर देखिए ना, आप सोच कर देखिए, अगर आप कह भी दें तो रुकने वाला तो नहीं है ना. ना एआई रुकने वाला है, ना कोई लॉ आएगा. आई एम प्रीटी श्योर व्हाट विल हैपन, द पॉइंट इज दैट जो भी होगा पर खराब ही होगा, पर होगा तो सही. आप मतलब मैं इस बात के लिए एक चीज हमेशा कहता हूँ, इन 2000 और समथिंग कंप्यूटर्स जब बहुत ज्यादा आ रहे थे, बढ़ रहा था क्रेज, तो मेरे डैड मुझे आज बताते हैं कि तब हमसे लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर ये फ्यूचर ये वो है. तो पापा कहते थे अरे यार जो काम हाथ से होता है ना तो मशीन थोड़ी करती है, हाथ ही करता है वो. You know where we are right now. Nothing is happening without a computer. Exactly we are standing at the point कि 20 साल बाद AI के बारे में बात कर रही होगी. AI तो सर फास्ट है, 5 साल में कर देगा. 5 साल में. It's like you can't beat them, join them. So yes, it's going to happen. You can't fight it. It's not going to stop itself. You'll have to go with it. तो अगर आप सिंगर हैं तो देन ट्राई डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग. अब उन लोगों की वैल्यू है जो AI जानते हैं और समझते हैं और यूज करना जानते हैं, बस. तो आना तो है इनएविटेबल. सर अभी फ्लो मूवी के बारे में आपको पता होगा, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, शायद एक कैटेगरी में मिला भी है. 100% मेड बाय AI. वाओ. फ्लो FLOW एनिमेटेड मूवी है, कैट के ऊपर है. ओह नाइस. मैंने उसमें डाल रखी, मतलब मेरी वॉच लिस्ट में है. आई विल सी समवेयर. 100% AI. 100% AI. लक्ष्य भाई आप मूवी फैन हो, आप टीवी शो भी देखते होंगे. मुझे आपके बचपन से लेके चाहे अब तक जिस भी तरह से आपने देखा हो, आपके फेवरेट मूवीज या टीवी शो रिकमेंडेशन कि भाई जो भी बंदा ये देख रहा है कि यार तू ये देख ले, क्योंकि देखो आई ट्रस्ट यू कि आप इतना जानते हो, तो अगर आपने कोई मूवी रिकमेंड की तो वो मेरी वॉच लिस्ट में आज जाएगी, जिसमें 10 मुझे लगता है 5 देख चुका हूँगा मैं, जो बची 5 होगी मैं नेक्स्ट वीक तक खत्म कर दूंगा. और ये हर उस आदमी के लिए है जो मूवी लवर है और ढूंढता रहता है कि कहीं कुछ नया मसाला मिल जाए. क्यों नहीं. मतलब इट इज दैट एग्जैक्टली स्पॉटलाइट पे डाल देते हो ना तो उसी समय याद नहीं आती है उसकी कौन सी बातें कर रहे हो, पर कुछ ज़रूर मेरे दिमाग में है जो हमेशा ऑल टाइम फेवरेट्स हैं मेरी. प्लीज़ वॉच देम एंड आई विल स्टार्ट विद द क्लासिक्स. शुरुआत में जाएं अगर तो सबसे पहले प्यासा देखें,
ओह माय गॉड व्हाट अ मूवी। गाइड देखें, देवानंद साहब की, अमेजिंग मूवी। राजेश खन्ना की बावर्ची देखें, मेरे को पर्सनली आनंद देखें, बावर्ची आनंद ये दोनों राजेश खन्ना की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पिक्चरें। थोड़ा आगे आए तो तमाशा देखें तमाशा ना भूलें, तमाशा ज़रूर देखनी है। इन रिसेंट टाइम्स मूवीज़ से ज़्यादा हटके मैं आपको इधर लाना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली पिछले 1-2 साल में कुछ सीरीज़ देखी हैं, OTT वेब शोज़ देखे हैं, ब्लू माई माइंड। वन शो अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए भी है ये, टेड लासो। टेड लासो, यस, एप्पल टीवी पे। Oh my God, I think I've never watched anything that brilliant and beautiful in the rest of entire of my life. It's so good. टेड लासो आप कृपया कर देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। डन। वो आपको जीना सिखा देता है वो शो, इतना खूबसूरत शो है। तो मैं कह रहा हूँ भाड़ में जाएगी पूरी लिस्ट, हाँ। सब बंद करो अभी के टेड अभी, रील लासो बंद देखो। करो, टेड लासो जाकर देखो, पूरे 3 सीजन है, पूरे देखना, यू विल थैंक मी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स दैट गुड। और अगर ये बात हो रही है तो एक मैं भी दे देता हूँ, द लास्ट डांस आप जरूर देखना, माइकल जॉर्डन। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आई हर्ड ऑफ इट। मैं कह रहा हूँ अगर आप स्पोर्ट्स में हो, आप मूवी में, आप जिंदगी की किसी भी फील्ड में हो, ओए टॉक एक बार अबाउट द लास्ट मैट डेमन डांस। वन, जिसमें मैट डेमन था। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्री है पूरी। अच्छा, ओके ओके। माइकल जॉर्डन पे शायद पता नहीं 5 एपिसोड है, 10 एपिसोड है, लंबी चौड़ी वाह। है, 7-8 घंटे की जाएगी। लेकिन भाई साहब माइकल जॉर्डन, जो आपने कहा ना इम्तियाज अली से प्यार हो जाएगा, माइकल जॉर्डन से प्यार हो जाएगा। भी कौन आदमी है भाई ये, क्या कर दिया इसने, मतलब वो ऐसा आदमी है ना, मैं परसों इस मैच में इतना स्कोर करूंगा और इसको निपटाऊंगा, और वो कर रहा है उसमें। और अब समझो वो हाई स्टेक गेम है, मेडिसन स्क्वायर, भीड़ बैठी है, ये बैठा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है, वो कर रहा है, वो कह रहा है, वो बहुत कर रहा है। मैं खूबसूरत। कहा भाई साहब क्या है। तो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए लास्ट मैं डांस। टेड लासो मेरे पास तो है, मैं चालू कर देता हूँ उसको, अच्छा पढ़ी हुई थी देन फिर borders। नॉट जस्ट हिंदी इंग्लिश, मैं हाँ, आपको हाँ, कुछ अलग लैंग्वेजेस की भी प्लीज तो प्लीज जरूर प्लीज मूवीज प्लीज बताता हूँ, प्लीज। प्लीज वॉच देम। देयर इज दिस जर्मन डायरेक्टर, आई एम इन लव विद इट, हिज नेम इज जैको वैन डॉर्मेल। बहुत कम मूवीज बनाई है उन्होंने आज तक, 4-5 मूवीज ही बनाई हैं, पर प्लीज वॉच मिस्टर नोबडी, जेरेड लेटो है उसमें, इंग्लिश मूवी, वो आप देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए आपने, बहुत खूबसूरत फिल्म है। एक मूवी आपको सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ेगी, सेम डायरेक्टर, बट इट्स कॉल्ड द ब्रांड न्यू टेस्टमेंट। ठीक है। इतनी खूबसूरत फिल्म है। बेसिकली प्लॉट ये है कि दैट गॉड एग्जिस्ट एंड ही लिव्स इन ब्रसल्स एंड ही इज अ सैडिस्ट गाय, और बहुत खूबसूरत कहानी है, मजा ही आ जाएगा। ब्रांड न्यू टेस्टमेंट और मिस्टर नोबडी जरूर देखिएगा। बाकी लास्ट डांस डन। और बाकी अभी याद आती जाएगी तो हम बताते जाएंगे आपको। अब सर लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, आउटरो की तरफ हम जा रहे हैं, और एक इसमें एक क्वेश्चन है जो लॉन्गेस्ट डिबेट एवर वाली है। आप गुड़गांव में रहे लंबे समय तक, दिल्ली के आसपास, मुंबई। अभी गुड़गांव मुंबई। है ना लास्ट, आंसर दे रहा हूँ मुंबई। ठीक है मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आगे। गुड़गांव रहे, अभी मुंबई आ गए हैं, इन दोनों सिटीज में ओपिनियन क्या है आपकी? पहली चीज तो बेस्ट क्या है, आपने आंसर दे दिया जो आपको लगा, बाकी प्लस माइनस क्या, अच्छा ये वहाँ ये है, वहाँ ये है, डिफरेंसेस एंड समथिंग। गुड़गांव दिल्ली का जो मुझे पता चला, फील हुआ था, एक तो शहर अच्छे हैं दोनों ही, कोई डाउट नहीं है। गुड़गांव दिल्ली में जाते ही आपको वो अपना लेता है, वो आपको रख लेता है, वार्म फीलिंग देता है, और बहुत बढ़िया लगता है उस शहर में। पर 3-4-5 महीने बाद फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस इज नॉट द सिटी फॉर मी पर्टिकुलरली। सब इंसान अलग अलग है। बॉम्बे बिल्कुल उल्टा है। बॉम्बे पहले 4-5 महीने लगता है कहाँ आ गया मैं, यहाँ थोड़ी ना रह सकते हैं, कैसे कर रहे हैं लोग ये काम। जब मैं नया नया बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, 1-1.5 साल पहले की बात है, जिन लोगों को मैं जानता था सब मूवीज में काम करते थे, डायरेक्टर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे। भाई आप मानेंगे नहीं, 3-3 घंटे सोते हैं वो दिन में, और बच्चे पूरे 21 घंटे काम कर रहे हैं, और हफ्तों से कर रहे हैं, यही प्रोसेस कर रहे हैं। मैं देखकर डर गया, मैंने कहा आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ, बिल्कुल नहीं। पर जब 4-5 महीने आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हो ना, देन बॉम्बे ग्रोज ऑन यू, एंड वन बॉम्बे ग्रोज ऑन यू, वन मुंबई ग्रोज ऑन यू, फिर दुनिया का कोई शहर अच्छा नहीं लगता। बहुत शहर घुमाया मैं, बहुत कंट्रीज घुमाया मैं, जो शांति मुंबई में है, इस केओस के बीच की जो शांति है वो सिर्फ यहीं मिलती है। और एक दफा आपको इस केओस के बीच की शांति की आदत लग जाए, फिर और कोई शहर अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी मैं यहाँ पे 5-7 दिन से हूँ, मैं जहाँ भी होता हूँ, मैं ड्राइवर को एक ही बात कहता हूँ, क्या सैंडविच के लिए कहीं भी रोक लेना। अब वो एक तो कहता है कोई विशेष जगह, मैं कहा तो कहीं भी रोक बॉम्बे लेना, में तो सब हाँ। सब विशेष है। कहते सर आपको 5 स्टार में रोकूंगा, मैं कहा कहीं मत रोको, ठेले का खाना है। अभी भी ऐसा है, मुझे अभी राइट नाउ मुझे शेजवान चीज रोल खाना है, अरे वाह। पर मैं ठेला ढूंढ रहा हूँ कि मैं खाऊंगा ठेले का, पर होटल में नहीं, होटल रेस्टोरेंट नहीं, स्विगी विगी नहीं, ठेले पे जाएंगे, लाइव पे खाएंगे, मजा वही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मैसेज उन लोगों के लिए जो कि अभी पैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट नाउ नहीं कर पा रहे हैं, वो है कॉर्पोरेट जॉब में, चाह रहा है कुछ कर लूं पर नहीं कर पा रहा, तो उसको कुछ मैसेज देना चाहो आप? जो भी शख्स से मेरी बातें सुन रहा है, एक तो पहले गहरी सांस लो और मेरी बात सुनो। आप अपनी जिंदगी आधी से ज्यादा ऑलरेडी जी चुके हैं,
एवरेजली। मतलब आप अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो आप अपनी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा एवरेजली जीत चुके हैं। प्लस आफ्टर कोविड ज़्यादा कुछ भरोसा बचा भी नहीं है कि कितनी बची है ज़िंदगी। इतना समय अपने पास है नहीं जितना आप समझते हो। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी डूइंग द सेम थिंग अगैन एंड स्पेसिफिकली दैट थिंग विच यू डोंट एंजॉय इन द फर्स्ट प्लेस। सोच कर देखो, मतलब आप अगर 25-30 साल के भी हो तो 60 के ऊपर की तो अब देखो उम्मीद कम ही रखना। 60 के बाद करोगे क्या? करोगे 60 भी के बाद क्या? तो तुम टाइम काटते हो। तो ले दे के मुश्किल से 20-22 साल बचे हैं आपके पास, आपके प्राइम के। इस 20-22 साल में आप वो करना चाहते हो जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं, या वो करना चाहते हो जो आप करना चाहते हो? इस सवाल का जवाब दे लेना एक गहरी सांस के साथ, अपने आप मिल जाएगा और अपने आप तुम चल पड़ोगे उस रास्ते पे। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रैपिड फायर राउंड है। 10 क्वेश्चन है, 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं। देखो, योर फेवरेट मूवी, तमाशा, फेवरेट बुक, ताओ ते चिंग बाय लाओ त्सू, फेवरेट ऑथर, लाओ त्सू, फेवरेट लिरिसिस्ट, इरशाद कामिल, फेवरेट सिटी इन इंडिया, यू आंसर, मुंबई, फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड, मुंबई एंड दुबई, दुबई, both I'll say. बिगेस्ट परचेस टिल डेट, I'm not a spender, तो लैपटॉप only for me I think. मोस्ट प्राउड मोमेंट, मोदी जी से मिलना। मोदी जी से मिलना। And मिली? they called me Okay. to meet. That was one hell of a moment. ग्रेट। बिगेस्ट ऑडियंस यू हैव स्टूड बिफोर? Indore Carnival, Food Carnival, approximately 25,000 people were there and I was performing for them. And one answer I know, but I doing for the audience. Dream project or stage you want to be on? The one stage, जाकिर भाई ने रास्ते खोले हैं आधे से ज़्यादा जगहों पे, तो अब मेरा तो बस वही है कि MSG, Madison Square Garden, after he does, I have to go and perform at Madison Square Garden, so hopefully soon enough. Definitely you will. Thank you sir, thank you Laksh bhai. Thank you, Amazing. बहुत मज़ा आया राहुल भाई बातें करके।